फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। मुझे सुबह के बारे में जो चीज पसंद है वो है ताज़ा ठंडी हवा, पुरसकून खामोशी में परिंदों की चहचहाट। सुबह सवेरे कम्युनिटी में जॉगिंग एक कामयाब दिन के लिए जरूरी है। खूबसूरत सुबह का आगाज। क्या आपको पता है मुझे अपनी सुबह क्यों पसंद है? क्योंकि मैं ऐसी ही एक जगह उठती हूँ, अल जदीद गल्फ हिल्स, जहाँ आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। और दिल भर गए मंगतों के लेके, देने से तेरी नियत ना बनी, दिल भर गए मंगतों के लेकिन देने से तेरी नियत ना भरी, जो आया उसे भर भर के दिया। और महरूम में कभी लौटाया नहीं, महरूम में कभी लौटाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान
में उनकी बख्शिश के। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअफ़ू अनिस सय्यिआत। अल्लाह और अल्लाह वही है कि अल्लाह ऊ जाए जो पोते ये बंदों की तौबा कबूल करे तो ने गुनाहों से दरगुज़र फरमाए तो। ये मौजू बहुत तवील है तौबा जो नहीं बार बार इन चीज़ जो ज़िक्र सुनन जो मतलब ई जाए कि बंदो जो है ये पोते जे गुनाह से बाद अच्छी ने तौबा जी तरफ अच्छी भी ने अल्लाह जी तरफ रुजू करेगी ने। जॾहिं सुधी इन जी सांस में सांस आई अल्लाह ताला जी तरफ से ये इशारो आहे कि मौत से पहले पहले में जॾहिं अची वञो, लेकिन जॾहिं मौत जो वक़्तु बिल्कुलु क़रीब अची वञो ने मलिकुल मौत कि अल्लाह ताला अगर मोकिली ॾिनो रूह कब्ज़ करे लॻे ने पछी बंदो चुनो क्याऊं जो आहे ईमान गिनी अचा और तौबा करे गिना और अल्लाह से माफ़ी मंगे गिना तो हथ में के भी नहीं अचे। हज़रत दाता अली हजबेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमान था कि जॾहिं बंदो पोते जी बदआमाली बद किरदारी सियाहकारी नारी तो गिने ने इनमें गौर फ़िक्र करे तो ने नफ़े नुक़सान जे तौर ते हिसाब करे तो इनसे निजात जी कोशिश भी शुरू करी दे तो अल्लाह ताला इन ते तौबा जे असबाब आसान करी दे तो ने बुराई से निकारी ने पोते जी इताअत पोते जी बंदगी जी शीरनी अता फरमाए तो। अल्लाहु अकबर। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमांदा कि इन शख्स जे मथे ताज्जुब आए जो ना उम्मीद आए, हालांकि निजात तो इनके पास है, निजात तो इनके वटे है। मौला अली से दरियाफ़्त करने में आवियो कि निजात करो आए, फरमानता कि कसरत अस्तग़फ़ार, कसरत अस्तग़फ़ार यानी कि अल्लाह की बारगाह में अस्तग़फ़ार करो, बस ईज निजात है। तौबा की उम्मीद बंदी ने अल्लाह की बारगाह में कसरत अस्तग़फ़ार करो। अल्लाहु अकबर। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाइंदा कि जो शख्स हर रोज़ सवार ने सांझी तौबा न करे उस ज़ालिम है। अल्लाहु अकबर। मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तौबा के मुतालिक फरमानता कि तौबा बुरे कम से बचनू ने अच्छे कम की तरफ तवज्जो ॾींदो नाम है। अल्लाहु अकबर। बशरी कदूरतों ने बुनियादी आदतों से एहतराज़ करन जो नाम तौबा है। इन मिसाल ही ना ॾिनो हसद, निफाक, झूठ, बुख़ल, हिर्ज़, तमा, फ़रेब, रिया, तोहमत, गीबत। जो शख्स इनमें मुब्तला थी तो इन्हें तो अल्लाह ने इनके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने इनके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है इनसे हिजाब करी नंता है कि इन्हें जी रहमत से वो बंदो दूर थी विने तो हाणे अकड़ो बंदो इन कमे में मुलविस आए ने वो अल्लाह जी रहमत से दूर आए। इनके ना नमाज फ़ायदो ॾिए थी, न रोज़ा फ़ायदा ॾियनि था, न ज़कात फ़ायदा ॾिए, न सखावत फ़ायदा ॾिए थी। इन करे कि इन जो मामलो जो है इनसे उलट थी वियो है कि जॾहिं ॿिए कम में पई ने अल्लाह से नाराज़गी थी हुई, अल्लाह जी बारगाह से नाराज़गी है। रसूलुल्लाह नाराज़ हुन तो पछी वो केॾा इन जी चीज़ूं कमु अचनि थियूं।
हाणे अगर अल्लाह जी रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रहमत से ई करीब थीनू चाहे तो इंजे ले करीने उन शख्स के करो करिए खपनू, उन शख्स के आदतूं तब्दील करनी खपनियूं, बुरी आदतूं छड़ी ॾीन में अचनी खपनियूं ने इनजे बाद जो है इनकी खूबियों अपनान में अचनी, जिन तरीके से सखावत करनी है, रवादारी करनी है, सारा इखलाक जो एक करना है, इनके सारो आजिज़ी इख्तियार करनी है, नमाज़ू पढ़नी है, इन पर जो है लोगों मथे शफ़क़त जो हाथ रखना है, ये बड़ी चीज़ों इनके करी खपनी ताकि वो जो पर्दो है रहमत जो इनजे विच में आए, अल्लाह जी रहमत जो दूर थी हुई है वो अल्लाह जी रहमत से करीब थी सके। इनमें हिकिड़ो वाक़ियो आख़िरी बयान करी ना पोइ गुफ्तगू ख़त्म करा था। हज़रत मखदूम पाक सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाईंदा कि हिकिड़ो चोर जो है न, ये हिकिड़े पीर साहिब वटि वियो ने हिनखे चई कि मूंखे बैत करी ॾियो, मूंखे तौबा करो बैत करी। हाणे उहो चोर जो आहे उहो पूरे उनजे अंदरि मशहूरु हो, हिकिड़ी बादशाह जी रियाया हुई, उन रियाया जे अंदरि हिकिड़ो चोर मशहूरु हो, जॾहिं चोरी थी वेंदी जो नाम अची वेंदो हो। हाणे चोर मशहूरु हो, हाणे पीर साहिब वटि पुॼी वियो, हिनखे चई कि मूंखे हाणे बैत करी ॾिनो। चई तोखे कीअं बैत करा, तू चोर मशहूर है, जॾहिं बि कोई ग़लति कमु थींदो त तूं पकड़नि में अचने नाम मुंहिंजो बदनाम थींदो कि ई बैत करी है, इन इनजी आदत छॾी। तोखे अगरि बैत करनी है तोखे चोरी जी आदत छॾणी खपनी। इन चई ताऊं नहीं करा, लेकिन बैत तव्हांखे करी खपनी। जॾहिं तकरार थी तो आख़िर में पीर साहिब चयो ठीकु आहे, तो हिकिड़ो कमु कर, तो क्या हम बैत करी दोगे ना, लेकिन तू कोई भी कम करने ना इनमें इंसाफ से कम करने, इंसाफ तो करियो हम हर चीज़ जी तो मसलो न ये तो करेगी न। पीर साहब ख़ैर बैत करेगी नहीं, बैत थी वियो। हाणे वियो इन चई हलो हम बैत करूँ, मैं हाणे घर में भी है तो घर में बाड़ी चौथी करो बगैर चोरी अची विया कि सामान वामान नहीं गिनिया विया। चई ना पहले बता घर में करो है कितने ॾींहं जो राशन पियो है। इन चई घर में 3 ॾींहं जो राशन है। चई अच्छा 3 ॾींहं जो राशन है तो ठीक है 3 ॾींहं के बाद चोरी कर ले वञे। ये देखिए हम वादो करूँ मैं कहूँ कोई भी कम करने इंसाफ से करने। हाणे वो 3 ॾींहं बाद जॾहिं घर से निकिरी वियो, इन बाड़ी खे चई कि हाणे वञो न ख़त्म थी वधी, ये पड़ोस में चोरी करे ले वियो। जॾहिं पड़ोस जे अंदरि चोरी करे ले वियो तो इन चई कि भई आऊं पड़ोस में की चोरी करे तो नाइंसाफ़ी थी वञे। पछी पड़ोस जे पड़ोस में वियो, पछी पड़ोस जे पड़ोस, हाणे हर घर इनके पड़ोस नज़र आवियो तो हाणे आख़िर में चई कि आऊं करा करो। ख़ैर इन चई कि हाणे आऊं बादशाह जे महल में वञा थो। हाणे ई चोरी जो हिकिड़ो दर रही वियो है। बादशाह जे महल में एतिरी वॾी चीज़ूं मतिलबु सोन चांदी हीरा जवाहरात हर चीज़ मौजूद हुई, लेकिन ये इंसाफ से कम गिनो हो इनके। इन चई मुझी जितनी ज़रूरत है एतिरो चोरी करने, तो हाणे ज़रूरत के मुताबिक चोरी कर लेकिन इन करो करी हिकिड़ी चांदी जी थैली कपी, इन थोड़ी सी चांदी गिनी इन घरे गिनी हली वियो। सवारे शोर थी वियो कि भाई चोरी थी हुई बादशाह जे महल में, बादशाह जे महल में चोरी थी हुई। हाणे बादशाह जे महल में चोरी थी, इन करी केरु, उहो चोर आहे। इनके चोर के पकड़ी ने जो न बादशाह जे कठेरे में गिनी आ विया। हाणे बादशाह इनके चई कि जॾहिं तोखे चोरी करनी हुई तो तू पूरो पूरो गिनी वियो, मूंखे ख़बर भी ना पई हो। हाणे तू थोड़ो सो कम चोरी કરીને गिनी वेने, हाणे बदी में तू जो है ढिंडोरो पिटाई वियो कि तू चोरी करे ये, तो हाणे तू करे ले कहीं नहीं कम कर। चाहो इंसाफ से कम करूँ मियाँ, मूंखे जितनी ज़रूरत हुई मुझे घर में जितनी ज़रूरत हुई ऐं एतिरी चोरी करूँ मियाँ, एॾे कहीं कि मुझे घर में की भी ना हो। तो ठीक है तू इंसाफ से कम गिने, तो बादशाह चए तो कि आऊँ भी इंसाफ से कम गिने। करो इंसाफ से कम गिने कि चए तो कि जॾहिं तू इंसाफ से कम गिने है कि तुझे घर में की ना हो न, तू इतरो गिने जितनी तोखे ज़रूरत भी, तो आऊँ भी इंसाफ से कम गिने। काल से तुझे घर में खुद ब खुद पुजी वञे करणु, तोखे चोरी नहीं करी खपे। हज़रत कुदरत कुबरा हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर फरमान था कि सालिक ले करीने ई अहिड़ी चीज़ आहे कि आइनारो के हिकिड़ो बंदो इंसाफ से कम गिनी न तो उनजो नाम वधी वियो, मर्तबो वधी वियो, बादशाह उनजे नीचे ज़ेर थी वियो। तो हिकिड़ो सालिक ले करीने ई जाए कि ये सारी खूबियूं पोते जे साथ इंसाफ़ करे कि मुझे रब केतिरो पसंदि आहे ऐं इंजे लिए कहीं निकिरो करा, ऐं कोई ग़लति कमु करा तो इन मुताबिक इंसाफ़ करा कि ऐं ग़लति कमु करी ये ग़लति कमु मुंहिंजे लिए कहीं न आहे। तो इन करे इन जो है ये सारी सिफ़ात ये अपनायो ने सारा कम ये अपनायो, तो इनसे थीनू करो कि इनसे जो है ऐं जो रुतबो वधनू ऐं गुनाह से नीचे अचना। वक्त इजाज़त नहीं दी रही, इंशाल्लाह बे एपिसोड में करे हूँ तो इनके मुतालिक कंटिन्यू करना है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दिए। सुन जा ज़रूर इनके बाद जो
इन जो रिज़ल्ट आई करो आवियो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। मुझे सुबह के बारे में जो चीज पसंद है वो है ताज़ा ठंडी हवा, पुरसकून खामोशी में परिंदों की चहचहाहट। सुबह सवेरे कम्युनिटी में जॉगिंग एक कामयाब दिन के लिए जरूरी है। खूबसूरत सुबह का आगाज। क्या आपको पता है मुझे अपनी सुबह क्यों पसंद है? क्योंकि मैं ऐसी ही एक जगह उठती हूँ, अल जदीद गल्फ हिल्स, जहाँ आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Thara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer Project has begun with swift-paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer Project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with 4, 5, or 6 rooms are available. So why not evaluate the construction work on site first and then make a booking? Victoria Residency Designer Project, an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful blocked territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ईमान अफरोज़ नात और ईमान अफरोज़ बयान के बाद अब हमारे जिस सेगमेंट का आपको इंतज़ार भी रहता है और जिसमें आज के हमारे मेहमान भी बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे रमज़ान घराना के, एक बेटी और एक माँ, इसके रिश्ते से तो यकीनी तौर पर मैं और आप सब वाकिफ़ हैं। हर घराना बेटी की रहमत, नेमत और माँ के शफ़क़त भरे साए से हमेशा से
मुनव्वर रहता है, और ख़ास तौर पर रमज़ान के इन औक़ात में, रमज़ान के इन अय्याम में, तो ये मोहब्बत और भी बढ़ जाती है। तो आज इस पर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन ये तमाम गुफ्तगू रमज़ान घराना की के आगाज़ से पहले मैं हमारे उन तमाम करम फरमाओं का जिन्होंने इस लाइव ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान को आप सब तक पहुँचाने के लिए हमारे द मेमन TV HD के साथ ताउन किया है, मैं उनका एक बार फिर दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करूँगा, जिनमें शामिल हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट और दीगर तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और हमारे गिफ्ट एंटर पार्टनर्स जिनका हम दिल की गहराई से मशकूर हैं। तो बात हो रही थी हमारे रमज़ान घराने के मेहमानों की। तो आज की हमारी मेहमान फैमिली जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर मैं बेटी की बात करूं तो आप ने फार्म डी रिनोन्ड फार्मासिस्ट हैं, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मर्ज भी हैं, वहाँ एक वर्किंग वुमेन के तौर पे काम भी कर रही हैं। साथ ही साथ सोशल वर्क का शौक़ भी रहा है, और मैंने अगर मैं अपनी ज़ाती हैसियत में बात करूं तो पहली मरतबा सही मानों में उन्हें मैंने चेयरपर्सन लेडीज़ विंग की फाउंडिंग चेयरपर्सन की हैसियत से हलाली मेमन जनरल जमात में इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और नो डाउट इसके बाद कई दीगर मकामात पर भी इनसे मुलाकात रही। एक NGO ताबीर आज़म के नाम से भी इस वक्त इंट्रोड्यूस करा चुकी हैं, और बहुत जल्द इनके बड़े अज़ाइम हैं। ताबीर आज़म के क्या अज़ाइम हैं, चलिए मालूम करते हैं आज की हमारी मेहमान डॉक्टर उरूसा दादानी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया उरूसा आपका कि डॉक्टर साहबा ये वक्त ऐसा होता है कि ख़वातीन का स्टूडियो में मौजूद रहना इफ्तार से कुछ देर कबल बड़ा मुश्किल होता है, और आपसे पूछेंगे कि इफ्तार की तैयारियों में आज क्या होने वाला था जो कि अब मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, और कल क्या होगा या क्या होता रहा है, रमज़ान की सरगर्मियाँ आपसे ज़रूर मालूम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी दूसरी मेहमान रमज़ान घराना है, तो घराने का ही कोई फ़र्द होगा, आप समझ गए होंगे। तो इनकी वालदा मोहतरमा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कहती हैं कि मैं इनकी माँ भी हूँ, इनकी दोस्त भी हूँ, और उरूसा की मैं मैनेजर भी हूँ, कि इनके सारे वो तमाम काम जो एक मैनेजर की हैसियत से, माँ तो वैसे ही मैनेजर होती है, हर बच्चे की माँ मैनेजर ही होती है, बचपन से लेके जवानी तक, या शायद कहूँ जब तक भी ज़िंदा होते हैं बच्चे, माँ मैनेजर की हैसियत से हमारे साथ रहती हैं। और आज इनकी मदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा शबाना परवेज़ दादानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और बहुत कम होता है कि माँ और बेटी हमारे किसी प्रोग्राम में, वो ख़ास तौर पे वो भी मेमन कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये बड़ा यूनिक सा प्रोग्राम होगा आज हमारा, इसलिए मैंने कहा कि आज बहुत ही ख़ास प्रोग्राम होने वाला है आप दोनों के साथ। आगाज़ करता हूँ मैं आपसे डॉक्टर साहिबा कि सबसे पहले तो डॉक्टर उरूसा डॉक्टर तक पहुँचने के लिए क्या ये ख्वाब देखती हैं बच्चियाँ पहले से ही कि डॉक्टर ही बनना है? इसका जवाब तो खैर आपकी अम्मी भी बहुत अच्छे से देंगी, लेकिन पहले मैं ये आपसे पूछूं कि ये डॉक्टर बनने का ख्वाब, और फिर या क्या फार्मासिस्ट ही बनना था, या बनना MBBS डॉक्टर था लेकिन शायद किसी वजह से उस तक नहीं पहुंच पाई? बेसिकली ये ड्रीम मेरा नहीं था। अच्छा। हाँ, ये ड्रीम मेरे फादर का था। ही वांट्स के घर में एक फैमिली में एजुकेटेड फैमिली होनी चाहिए, बिकॉज मेमन फैमिलीज़ में इतनी एजुकेटेड गर्ल्स नहीं होती। तो उनका एक ड्रीम था कि जो हम ड्रीम पूरा नहीं कर सके वो हमारे बच्चों में आए। तो आई वॉज द फर्स्ट वन, तो उनकी यही थी कि हम इसको आगे लेके चलें। तो आई वांट टू बिकम MBBS डॉक्टर, लेकिन बस कुछ रीजंस की वजह से, बिकॉज MBBS क्योंकि एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। नाम भी आ जाए आपका लेकिन लिस्ट में आपकी वजह से, लेकिन वो फ़ीस इतनी ज़्यादा कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली ऑफ मेमन कम्युनिटी तो फिर इसको एक लेके चलना थोड़ा सा इशू हो जाता है। देन आई विल मूव टूवर्ड्स कि मैं फार्मेसी की फील्ड ज्वाइन करूँ, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर का ही पेशा है, और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और हमारे यहाँ पे शायद लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि फार्म डी और MBBS में या फिर किसी और फील्ड में क्या डिफरेंस है। जी, तो उसमें मैं सोचा कि या फिर इसको आगे लेके चलते हैं और इसको थोड़ा सा रिनो करवाते हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कम्युनिटी में। जब किसी फील्ड को सोच के चल रहे होते हैं डॉक्टर साहब, ये सवाल और तमाम हमारे यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि बनना MBBS डॉक्टर है और वही जहन में ख्वाब भी लेके चला। एक वक्त ऐसा आता है जो किसी भी वजह से सम टाइम ये प्रॉब्लम जो आपने बताई ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, बहुत सौ के साथ होता है कि वो फाइनेंशियल सहूलतें हमें हासिल नहीं होती। नगो के अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी ये सपोर्ट कर रही हैं। तो इसके बाद जब आप अपनी फील्ड को, शोबे को चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं, उसमें एडजस्टमेंट में कितना वक्त लगता है कि वो ख्वाब जो आपने देखे थे अब उसको इसके साथ एडजस्ट करना है और हमारे सारे ख्वाबों को कन्वर्ट करना है इस पर्टिकुलर फील्ड की तरफ जहां अब हम कर रहे होते हैं? मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई
बिकॉज वो एक MBBS डॉक्टर के जो क्राइटेरिया होता है वो आपके माइंड में चल रहा होता है कि यही बनना है, हॉस्पिटल है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब आप फील्ड में उतरते हो और आपको ये बात पता होती है ना कि आपको फुलफिल करना है पेरेंट्स का ड्रीम, तो आपको जो है उसके अंदर इंगर्ज होने में जो है इतनी मुश्किलात पेश नहीं आती। ऑल्दो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको लगता है क्या है, लेकिन जब आप इनरोल्ड हो जाते हो MBBS में और PharmD में, समझ लें कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है। थर्ड ईयर तक तो वी आर टेकिंग द सेम कोर्सेज और समथिंग लाइक दैट। तो यूनिवर्सिटीज़ को जो है इन पे थोड़ी सी बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है कि हम उनको ये बताएं कि जो फील्ड नज़र आ रही है वो वैसी नहीं है। और जो MBBS है उसके बाद भी आप जनरल फिजिशियन फ़ौरन नहीं हो जाते, आपको प्रैक्टिस करनी है, FCPS पार्ट 1 करना है, 2 करना है, तो ये बहुत एक लॉन्ग जर्नी है। उसके बाद BDS है तो भी आप फ़ौरन नहीं कर सकते। तो PharmD इज़ द वन ऑफ द प्रोफेशन कि आपको फ़ौरन डिग्री मिलते ही यू कैन मूव टूवर्ड्स योर प्रोफेशनल लाइफ। तो ये उन्हें हमें थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि PharmD किसी से पीछे नहीं है, वो भी एक डॉक्टर का पेशा है। और वैसे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि इसके बाद मुझे आपसे ये सवाल करना है, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कर रहा है कि ये सवाल मैं आपके बजाय आपकी वालदा मोहतरमा से करूं। मैडम, सबसे पहले तो एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बनने का जब पेरेंट्स ख्वाब देखते हैं किसी बच्चे या बच्ची के लिए, तो वो कुछ देख रहे होते हैं, उन बच्चों के अंदर कुछ देख रहे होते हैं और फिर वो सोचते हैं कि यार ये तो बन सकती है और बन के दिखा भी सकती है। तो क्या ऐसी कुछ बचपन में उरूसा जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चियों में से थी, या हमारी तरह वही नालायक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बच्चियाँ तो वैसे ही पढ़ने वाली होती हैं, तो क्या पढ़ने में उरूसा को ये देख के ही आप लोगों ने या ख़ास तौर पर इनके वालिद मोहतरम ने ये डिसाइड किया कि उरूसा को डॉक्टर ही बनाना है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो इसलिए बताया नहीं है कि ये माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी है। तो जो हाफिज़ कुरान इंसान बच्चा होता है तो यकीनन वो ज़हीन होता है, तो इस वजह से वैसे तो चलो हम लोग कहते हैं कि हिफ्ज़ करवाना है, हिफ्ज़ करवा लेते, इतना आसान नहीं होता। इसके बाद इसके फादर को था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैं छोटी थी, मैं मतलब 11 इयर्स की थी तो मेरी इंगेजमेंट हो गई, 15 इयर्स की थी तो मेरी शादी हो गई। मैट्रिक का रिजल्ट शादी के बाद आया क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। अब वो शादी हो गई तो फिर रुसा साहिबा आ गई, 16 इयर्स की हुई तो ये बेगम साहिबा आ गई। तो फिर इसके बाद टाइम नहीं मिला, बच्चे हो गए, ये हाफिज़ कुरान बन रही थी। तो हस्बैंड इसको जब लेकर जाते थे हिफ्ज़ करवाने के लिए, जब आना जाना इसको पिक एंड ड्रॉप करते थे, तो उसको बताया करते थे कि बेटा देखो ये जो बस जा रही है ना, ये डॉक्टर्स की बस है, एक दिन आप भी इसमें जाओगी, डॉक्टर बनोगी, ये सब। तो ये बातें मुझे नहीं पता होती थी। माइंड शुरू से बचपन से डाल रहे थे दिमाग में, ये बातें मुझे नहीं पता थी क्योंकि मैं तो बच्चे पाल रही थी, छोटी थी। फिर जब ये बड़ी होती गई और ये इसके जो मैंने देखा कि इसको बहुत शौक है, एक तो इसको सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, शुरू से ये करती रही है, तो इन चीज़ों में ज़्यादा थी। अब मैं, एक बेटी मेरी माशाल्लाह शेफ़ है, पेस्ट्री शेफ़ थी, उसकी शादी हो गई, मैं माशाल्लाह नानी भी हूँ। तो ये था कि मैं इनको देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं जो अपनी जवानी ना इन लोगों में देख रही हूँ, मैं जी रही हूँ। तो ये जो करना चाहती थी तो मैं खुश होती थी। मैं उरूसा बचपन में शरारती, पढ़ी लिखी, पढ़ने का शौक? पढ़ने का तो बहुत शौक था, लेकिन ये अपने पापा की तरह गुस्से वाली बहुत थी कि मतलब जो कह दिया वो कह दिया, जो करना है वो करना है। अच्छा, हिफ्ज़ कुरान बड़ा बहुत ही टची सब्जेक्ट इसलिए है कि जब आप दीन और दुनिया के दोनों को तालीम एक साथ लेके चलते हैं, इसमें तो कोई शक व शुबे की बात नहीं कि जिस सीने में अल्लाह ताला की किताब महफूज हो तो फिर सीना इतना कुशादा हो जाता है, दिलो दिमाग इतने कुशादा हो जाते हैं। तो और लेकिन एक बड़ी इसमें अहम बात है कि इसमें फिर बच्चे अपनी जो रूटीन एजुकेशन जो है वो लेट शुरू करते हैं, क्योंकि वो शुरू के औकात जो हैं, शुरू के ईयर्स जो हैं, साल जो हैं वो लग जाते हैं आपके हिफ्ज़ कुरान में। तो कितना अरसा लगा उरूसा को हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने में, और दैन फिर उसके बाद अगली तालीम? मेरा 1.5 और 2 इयर्स का गैप है बस। अच्छा। बिकॉज वो स्पीकिंग पावर थोड़ा फास्ट था। जी। तो जब इनरोल्ड हुई थी जब हिफ्ज़ के लिए, तो इनरोल्ड हिफ्ज़ के लिए नहीं हुई थी, बेसिकली नाजरा के लिए हुई थी। बिकॉज पापा के जहाँ एरिया था जहाँ मैं हिफ्ज़ करती थी, वहाँ पे गर्ल्स को देख के पापा को बड़ा शौक था कि यार ये बच्चियाँ हैं, कुरान की आवाज़ आती है तो ये होना चाहिए हमारे घर में भी। तो मुझे इनरोल किया गया था नाजरे के लिए। लेकिन जब उन्होंने मेरा लर्निंग प्रोसेस देखा कि ये थोड़ा फास्ट पढ़ती है, तो उन्होंने फिर मेरी फैमिली को कहा कि इसको हिफ्ज़ करना चाहिए। तो मेरे फादर ने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे घर में भी कोई हाफिज़ आएगा। 6 एंड हो रहा था, आई थिंक 6 एंड हो रहा था, और 1 ईयर मेरा हिफ्ज़ और नाजरा साथ साथ कंप्लीट हुआ। लेकिन क्योंकि वहाँ पे एज की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि 7 ईयर्स कंप्लीट हो जाए और 8 की ड्यूरेशन में हो, तो वो मुझे हाफ ईयर और 1 ईयर जो उन्होंने रिपीटेशन जो हम एक जिसको नाजरा और उसमें सब रिवीजन मुकम्मल कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया 2 साल में तकरीबन हो चुका पूरी, क्योंकि डिग्री का ड्यूरेशन 8 साल की सनद जिसे बोलते हैं, सनद आ गई थी 8 इयर्स में। फिर उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू की स्टडी। 8 साल में कुरान करीम को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ कर लेना और फिर वो 2 साल में कर लेना,
मैं कह रहा हूँ ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि शायद ही कम्युनिटी में ऐसी बच्चियाँ या ऐसे बच्चे हों जिन्होंने इस उम्र में, मुझे याद है 1.5 साल में भी और 1 साल में भी बच्चे करते हैं, लेकिन उनकी एज जो है वो फिर इतनी छोटी नहीं होती। इस उम्र में कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल भी लेता है, लेकिन 1.5 साल में कमोबेश मुकम्मल कर लेना और 2 साल में सनद याफ्ता हाफिज़ की शनाख्त में दाखिल हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है और ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए उरूसा, जो मेरे लिए भी बड़ी हैरत अंगेज़ भी और इंतहाई खुशी और मसरत का मौका है। और रमज़ान मुबारक में जब ऐसी कोई खुशखबरी हमें मिल जाए कि डॉक्टर उरूसा दादानी जो है ना सिर्फ ये कि एक हाफिज़ा कुरान तो हैं ही, लेकिन इतने काबिल हाफिज़ा कुरान जो कमोबेश 1.5 साल में पूरे कुरान करीम को अल्लाह ताला की इतनी वसी किताब को अपने सीने में महफूज रखती हैं। क्या बात है, दिल खुश हो गया आज के प्रोग्राम में उरूसा आपके साथ इससे ये बातचीत करते हुए। अब जब हिफ्ज़ कुरान, मैंने जैसे आगाज़ में कहा कि सीना कुशादा हो जाता है, दिलो दिमाग जो है वो मुअत्तर हो जाते हैं, और जिस दिलो दिमाग में अल्लाह का नाम, उसके नबी का, नबियों के किस्से, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, तो फिर दीनी तालीम और दुनियावी तालीम शायद बहुत छोटी और आसान सी लगना शुरू होती। क्या ऐसा ही आपके साथ भी हुआ? थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आई थी बिकॉज़ वो एज छोटी थी। वन क्लास के बाद मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा, तो जब मैं दोबारा से इनरोल्ड हुई स्कूल लाइफ की तरफ, तो थोड़ी सी मुझे मुश्किल इसलिए आई बिकॉज़ वो 2 साल में आपका माइंडसेट वो मदरसे वाला हो जाता है, क्योंकि उठना, 5 टाइम की नमाज है, रिवीजन चल रहा है कुरान का, ये सारा कुछ, और मुंह पे सिर्फ नात ही नात होती है, तो वो उसमें अंदर पूरी मर्ज हो चुकी थी। लेकिन जब मैं स्कूल के साइड आई तो मुझे थोड़ा सा पिकअप करने में टाइम लगा, लेकिन वही है कि टीचर्स अच्छे मिल जाएँ, आपको असातिज़ा अच्छे मिल जाएँ और प्रॉपर आपको गाइडेंस मिले घर में भी कि ये घर में बहुत ज़रूरी है। और मेरे घर में मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि पढ़ना है और पढ़ना है, जिसे हम रिवीजन कहते हैं, और जिसे हम मैं असर के बाद हमारे घर में इसकी रिवीजन होती थी। मैं ना भी पढ़ूँ तो मेरे जो एरिया के जो बच्चे होते हैं वो बता रहे थे कि वो हाफिज़ा साहिबा पढ़ने बैठ गई हैं, तो सब गेम्स बंद कर दें। अच्छा। तो ये लर्निंग, फिर स्कूल में थोड़ा सा मुश्किलात आई क्योंकि एजुकेशन थोड़ी सी और हाई हो चुकी थी। जब मैंने ब्रेक लिया था तो उस वक्त नॉर्मल थी, जब मैं दोबारा से आई फिर ओ लेवल्स का स्कूल था, तो वो दोबारा से मुझे जो है उसको पिकअप करने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन ये है कि जब माइंड सेट आया कि भाई ये स्कूल है और यहाँ करना ही करना है, तो फिर वो तो आसान हो गया। इससे पहले कि मैं आपकी प्रोफेशनल और लाइफ पे हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अभी आपके बचपन को ही मैं जो है ना और मज़ीद एलोब्रेट करूँ हमारे इन बच्चों के साथ जो सुन रहे हैं आज। ये सारे भी जितने भी लोग हैं आज उरूसा को सुन रहे हैं कि दीन और दुनिया के इस पैकेज को किस तरह से हम साथ लेके अपने साथ साथ दोस्ती पर यकीन रखती हैं। उरूसा दोस्तों ने कितना हेल्पफुल किया, अगर इनिशियल लाइफ की अगर बात करें, कोई ऐसी दोस्त हैं जो अब तक आपके साथ हों उस दौर की, वो हिफ्ज़ कुरान वाले साइड की हों या आपके जनरल साइड की हों? बेसिकली सर मेरा जो मानना है वो यही है कि फ्रेंड्स से होना ज़रूरी है, अच्छे हैं, लेकिन पेरेंट्स या जो आपका फैमिली मेम्बर होता है ना, उससे ज़्यादा बढ़ के आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं है। बिकॉज मेरी एक रूटीन रही है कि मुझे जैसे मैं एंटर होना है घर में कहीं से भी व्हाटएवर, तो मैंने A to Z किसी की एक इमेज क्रिएट करते हुए ना वो अपनी मदर से शेयर करना है। अब ही वेंट टू कम टू विद मी कहीं पर भी, तो वहाँ पे वो देख के मुझे बता रही होती ये वो तो नहीं, तो मैं कहता आपको कैसे पता? तो इस तरीके का तुमने जो वो नक्शा और आर्ट बना के मुझे बताया था, क्योंकि एट दी एंड कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो फ्रेंड्स होते हैं आपके साथ, वो कहीं ना कहीं आपको या तो डिच करते हैं या यूज़ करते हैं, या आपका सपोर्ट जब आपको नीड होती है तो वो आपके साथ नहीं होते। लेकिन पेरेंट्स वो वाहिद सपोर्ट है, चाहे आपको डांटेंगे, आपको बुरा भी कहेंगे, आपको रोकेंगे भी, रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, लेकिन एट द एंड आपको पता है ये मेरी जो पर्सनल बात है वो बाहर नहीं जाएगी, सिक्योर है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि फ्रेंड्स के साथ आप रखें, इतनी लिमिट में रखें कि कभी जब अगर आपके पास कोई ऐसा वक्त आता है तो वो आपको डिश ना करे या आपकी उस चीज़ को लेकर आपको यूज़ ना करे। क्या माँ और बेटी की दोस्ती तो लाजवाल दोस्ती होती है, और आप समझती हैं कि उरूसा की आप बेहतरीन दोस्त या उरूसा आपकी बेहतरीन दोस्त साबित हुई हैं? सबसे बड़ी, एक तो सबसे बड़ी बेटी तो एक तरीके से मशवरा खानम भी बन जाती है ना, वो तो हर बात में जिस तरह माँ से बच्चे मशवरा करते हैं, माँ भी कोशिश करती है कि बड़ी बहन से, बड़ी बेटी से सबसे पहले मशवरा करें। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया कि मेरी बहुत छोटी एज में शादी हो गई थी, फिर ये बच्चे पालना करना, तो मेरी फ्रेंड्स नहीं हैं। मैंने मतलब फ्रेंड्स हर कोई, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं जैसे दोस्त कह सकूँ तो मेरा सबसे पहला दोस्त मेरा हस्बैंड है, तो उनको ही हर बात शेयर करना। फिर जब ये लोग हो गए तो उरूसा जो थी वो शुरू से ही तरफ फैसला करना, ये करना है,
करना है बाप मतलब फादर की तरफ में, तो मतलब बोल्ड थी शुरू से ही, तो मैं हर बात इसी से शेयर करती थी। यानी कि बड़ी एग्रेसिव बिल्कुल, मतलब इसका और एक बात बिल्कुल, और इसकी एक बात है कि ये कह देती है कि मम्मी ये होगा, मम्मी ये काम छोड़ दे, अगर मैंने कर लिया तो वो काम होता है जिसने कहा था। तो कहती मम्मी मेरी बात मान लो, मैंने कहा था, अब मैं उसके मशवरे से चलती हूँ। क्या बात, क्योंकि देखिए हम लोग फैमिली है, हमारे एक रूटीन है। मेरे ससुर ने कहा था कि दिन में तुम लोग सबकी एक्टिविटीज़ होती हैं, रात का डिनर जो है ना वो एक साथ करना। हमारे घर में मेरे हस्बैंड अगर 12 बजे भी आए ना तो मेरे बच्चे खाना नहीं खाएंगे जब तक कि पापा ना आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ एक जब हम मेहमान हैं, जैसे हमारे यहाँ दस्तरखान कैसा लगता है, तो हम डाइनिंग टेबल पे भी अगर खाते हैं ना तो हमारे तो हम लोग मतलब चटनियाँ भी होंगी, गाजर भी होंगे, ये भी होगा, एक फुल मील पूरा होता है, मुकम्मल होता है। इसके बाद हम जब खाना खा रहे होते हैं तो हम लोग ये सोच के खाते हैं कि हम सारी दिन की बातें, हाँ बेटा क्या हुआ आज का दिन, हस्बैंड अपनी सारी कहानी सुनाएंगे, मशवरा उसी वक्त होता है। तो मेरे हस्बैंड जब ससुर एक बार आए थे, वो खाने का टेबल जो है वो काबीना का टेबल, बिल्कुल ये हमारे प्लानिंग होती है, बिल्कुल सारी बात ही वही होती है। अब तक क्या हुआ और आगे किस तरह से आगे चलना है, क्या करना है, सुबह क्या करना है बेटा, और क्या होना चाहिए, पापा ये मसला है, मम्मी ये यार क्या करना चाहिए। हस्बैंड पूछते हैं यार मेरे साथ ये हो गया, आज ये पूरा दिन में रूटीन, मैं तो घर में होती हूँ, मैं भी हर बात रूटीन बताती हूँ कि आज ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, पेरेंट्स सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, और बेटियां ख़ास तौर पे बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं आपकी, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात। आखिरी एक सवाल के बच्चियों को स्पेस देना कि वो वर्किंग, एक तो पढ़ें, बिल्कुल, पढ़ने के बाद उनको ये स्पेस देना कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहती हैं, तो सबको पता होती हैं, उनके साथ रहते हुए आप जो चाहें करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डॉक्टर उरूसा ने बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत को अचीव करने की सलाहियत रखती हैं और बहुत को अचीव करना चाहती हैं। यकीन तौर पर इनके अज़ाइम का अभी मैं जिक्र करूंगा ताबिर अज़म के साथ। तो ये स्पेस देना कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ आपके लिए? नहीं देखिए, वो हम कहते हैं ना कि सोने का निवाला खिलाओ लेकिन शेर की निगाह से देखो। तो मैं बहुत मतलब लाइवली हूँ, बहुत हंसी मजाक में, गुस्सा नहीं होती, लेकिन जब मैं होती हूँ तो मतलब आप ये बताइए कि आपको मैं कैसा गुस्सा होती हूँ, लेकिन ज़्यादा कैमरे आपके चारों तरफ। अच्छा देखिए ये बिल्कुल ये मेडिकल कैंप्स जाती हैं, आउट ऑफ सिटी भी जाती हैं, मतलब वो होते हैं मतलब सिंध, अंदरूनी सिंध वगैरह भी जाती हैं, पंजाब साइड भी गई हैं। अगर ये रात को 3 बजे भी लाइव आई ना तो सबसे पहला कमेंट मेरा होगा, लाइक मेरा होगा। क्या बात, यानी कि आपकी निगाह जो है वो आपने कोशिश पूरी की है। ये कैंप में होती है लेकिन उसके साथ मैं होती हूँ, मैं वहाँ मौजूद नहीं होती लेकिन मैं होती हूँ, किसी ना किसी अंदाज में मौजूद मैं होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या कर रही है और इसको आके मुझे एक बात बतानी फिर सोना है। ये मतलब ये है कि अगर हम माँ बाप इतना स्पेस देंगे ना तो बच्चे आपसे हर बात शेयर करेंगे, नहीं छुपाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है मैडम ने कही है कि माँ का एक किरदार तो यकीन तौर पर बच्चों की परवरिश है, लेकिन दूसरी एक स्पेस देने के साथ साथ वो निगाह रखना बेइंतहा ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें कभी भी गुस्से से नहीं हो सकती, ये बॉन्डिंग से होती है। अगर आप बॉन्डिंग और अपना एतमाद पैदा कर दें बच्चों पर या बच्चियों पर, मैं उन पेरेंट्स से मुखातिब हूँ, तो फिर ये बॉन्डिंग जो है वो ता देर बल्कि जब तक ज़िंदगी और सांस में सांस रहती है, जब तक रहती है। वक्फे के लिए कहा जा रहा है और रमज़ान घराना में इस वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इस दिलचस्प गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं।
खुशामदीद एक बार फिर हमारे रमज़ान घराने के इस खुसूसी प्रोग्राम में। आज डॉक्टर उरूसा दादानी हमारे साथ हैं, इनके वालदा मोहतरमा शबाना परवेज़ दादानी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अब आपकी कुछ थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, जब आप फार्मासिस्ट, रिकग्नाइज्ड फार्मासिस्ट बन गई, तो इसके बाद फिर अब अगला स्टेप ये होता है जिसका जिक्र मैंने वक्फे से पहले अम्मी से भी पूछा कि अब प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आना है, जॉब ढूंढनी है, जॉब तलाश करनी है। क्या सोचा था उस वक्त? सबसे पहले तो फार्मासिस्ट के लिए या डी फार्म करने के बाद, फार्म डी करने के बाद कौन कौन से एरियाज़ होते हैं जहां पर एक डॉक्टर जो है वो अपॉइंट हो सकता है? बेसिकली आज जो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला उससे मैं यही चीज़ बताना चाहूँगी कि फार्मासिस्ट के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ वो वर्किंग कर सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ओनली आपको प्रोडक्शन एरिया में काम करना है या फिर आपको क्वालिटी एश्योरेंस या QA में काम करना है। उस वक्त हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं होता और हमें यही कहा जाता है कि इंटर्नशिप नहीं होगी तो जॉब नहीं मिलेगी, या मार्केट स्मॉल है आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन और इतना ईयर्स मुझे इंडस्ट्री में होने के बाद, मैं अब जो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि किसी चीज़ के पीछे भागे नहीं। इंटर्नशिप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आप उस चीज़ को समझें और अपना माइंडसेट क्लियर करें कि करना क्या है आपने। क्योंकि जो हमारे पास CVs रिज्यूम्स अब आती हैं न्यू, जितने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनका माइंडसेट क्लियर नहीं है। 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में वो जॉब स्विच करते हैं। तो जब हम भी ग्रेजुएट हुए तो हमें ये बताया गया था कि आपकी बहुत अच्छी जॉब हो जाएगी, लेकिन हमने स्टार्ट इनिशियली किया, जिस भी एरिया में मुझे जॉब मिली मैंने उसको अवेल किया। मैं किसी चीज़ के पीछे भागी नहीं। जब मुझे फार्मा इंडस्ट्री में जॉब मिली, आई वॉज लाइक यार मिल रही है, बहुत अच्छी चीज़ है, कर लेनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद बनाते हैं, पहले इनरोल्ड हो जाएं, उसके बाद अपने जो है रास्ते निकालें। मैनेजर रेगुलेटरी बताया आपने, मैंने आगाज़ में भी मैनेजर रेगुलेटरी का जिक्र किया था, और एक कंपनी में मैनेजर रेगुलेटरी का क्या किरदार होता है ये मैं भी समझना चाहूँगा, और वो तमाम हमारे स्टूडेंट्स जो मैनेजर रेगुलेटरी की तरफ भी अगर जाना चाहें, ये क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या फ़राइज़ होते हैं इनके? अच्छा, बेसिकली जो रेगुलेटरी अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट होता है वो एज एन समरी ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी होता है। हम कनेक्टेड होते हैं जितने भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, चाहे प्रोडक्शन हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, हम उन सबसे कनेक्टेड होते हैं। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आपको न्यू इंट्रोड्यूस करवाना है, चाहे किसी मिनिस्ट्री में है, लोकली आपको पाकिस्तान में उसको रजिस्टर कराना है, तो कोई मॉलिक्यूल विदाउट रजिस्ट्रेशन आएगा नहीं, क्योंकि उसका एक लाइसेंस नंबर होता है। वो लेने से, वो उसका लेने का जो तरीका है, पूरा उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, पूरा प्रॉपर वर्क है, उसमें लीगल वर्किंग होती है। जो आपकी प्रोडक्ट होती है उसमें जो आप प्राइसिंग करते हैं, जिस पे वो मार्केट में सेल होती है, वो हम करते हैं। लीगल मैटर्स होते हैं, कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिलवाना होता है, होलसेल लाइसेंस दिलवाना है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करानी है, कोई आपको मॉलिक्यूल इंपोर्ट कराने, जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं, चाहे वो लोकली हो चाहे इंटरनेशनली हो, वो सब रेगुलेटरी अफेयर्स देखता है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल डिपार्टमेंट है और कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, क्योंकि ये एक समरी होती है कंपनी की। मतलब रेगुलेटरी, जिस तरह हमारे यहाँ रेगुलेटरिंग अथॉरिटीज़ होती है ना, जिस तरह बहुत सारी हम रेगुलेटरिंग अथॉरिटी देखते हैं, सुनते हैं, हमारे ये रेगुलेटर है उन तमाम, इस कंपनी के अंदर का रेगुलेटर है जो कि उन तमाम ही शोबों को, जितने भी शोबे हैं यहाँ, प्रोडक्शन से लेके, मार्केटिंग से लेके, किसी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने तक, यानी कि ये तमाम चीज़ों को देखना एक रेगुलेटरी डिपार्टमेंट का काम होता है। और शी इज़ अ मैनेजर रेगुलेटर, नो डाउट। ये एक और नया तुरंत तमगा है जो मैं इनको देना चाहूँगा। लेकिन ताबीर अज़म की बात मैंने जब से इसको देखा है मेरे जहन में, और आपने यकीन तौर पर इसके 2-4 इवेंट्स भी अब तो कर लिए हैं, ताबीर अज़म बनाने का
जज्बा कैसे पैदा हुआ, क्या देख के डॉक्टर उरूस दादानी ने सोचा कि कोई एक ऐसी NGO होनी चाहिए? नो डाउट कि बहुत सारी NGOs हैं और आप कई NGOs के साथ कनेक्टेड ऑलरेडी रही भी हैं। क्या ताबीर अज़म की जज्बा है, वो क्या जज्बा मौलिका था कि डॉक्टर उरूस ने सोचा कि अब ताबीर अज़म नाम की कोई NGO या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए? बेसिकली मैं कनेक्टेड थी, 11 साल से सोशल वर्क कर रही थी डिफरेंट NGOs के साथ। जब फ्लड आया तो एट दैट टाइम बिकॉज बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें वहाँ फील्ड में जाना पड़ा और मुझे कुछ NGOs जो मेरी रिन्यून है जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर इफ़ यू आर विलिंग तो कम एंड ज्वाइन विद अस। मैंने कहा मैं ऑलरेडी वर्किंग करती हूँ तो लेट्स गो एंड सी के क्या होता है। तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट था जो मैंने, एक चीज़ जो इंटरनली एक होती है आपको कि जिसको हम बोलते हैं वो नहीं फील आ रही थी कि क्या है, बिकॉज एवरीवेयर मुझे ऐसा फील आ रहा था कि हम फेकनेस कहीं ना कहीं है, इसमें फेकनेस ज़रूर है। तो उसी पॉइंट पे जब वो लास्ट मेरा मेडिकल कैंप था किसी NGO के साथ, ये मैं 2 साल पहले की बता रही हूँ, जो 2022 में जब फ्लड आया, एट दैट टाइम जब मैंने ये फैसला किया कि यार मुझे एक ऐसी टीम को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जो खिदमत खल्क के जज्बे से बेलॉस सिर्फ और सिर्फ सर्व करने के लिए, अर्न करने के लिए नहीं फील्ड में आए। तो फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई और एक अपनी इंडिविजुअल एसोसिएशन शुरू की 2022 फ्लड। क्या अज़ाइम ताबीर अज़म के किसी ख़ास शोबे को आपने अपने जहन में रखा, यानी कि हेल्थ का शोबा, यकीन तो आप ख़ुद भी डॉक्टर हैं और इसी शोबे से मुंसलिक हैं, तो क्या हेल्थ की तरफ ही आपका रुझान होगा ज़्यादा या और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप काम करना चाहेंगे? बेसिकली हमने 7 सेक्टर्स में वर्किंग स्टार्ट की थी, 7 सेक्टर्स में, जिसमें से हमने गर्ल्स की जहेज़ का जो एक पूरा होता है, सस्ता राशन ड्राइव की हमने बेसिक एथिक्स ऑफ एजुकेशन शुरू किया, स्ट्रीट चाइल्ड्स के ऊपर काम किया, हमने डिसेबल्ड लोगों के ऊपर काम किया और हमने ह्यूमैनिटीज़ को नज़र में रखते हुए हमने हर वो चीज़ की है, लाइक उसमें कोई ज़ात का कोई क्राइटेरिया नहीं कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, मेमन है, उर्दू स्पीकिंग है। वी आर वर्किंग फॉर ऑल इंडिविजुअल रिलीजन्स। तो फिर हमने अब जो कर दिया है उसको मेजर क्राइटेरिया हमारा 2 पे हमने कर दिया है, उसको हमने किया हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को, इन 2 को हमने अपना मेजर किया है। एजुकेशन में हम बेसिक एथिक्स ऑफ एजुकेशन की तरफ जाते हैं, जो कि अब ये थोड़ी सी लॉस हो चुकी है कि बताना कि बेसिक एथिक्स क्या है, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह देखा अगर गर्ल और बॉय सामने है छोटा, उसको नहीं पता कि बीइंग अ सिस्टर उसको सलाम भी करना है, वही समझता कोई बड़ा आएगा तो मैंने सलाम करना है। तो हम उनको बेसिक एथिक्स ये देते हैं कि चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, फर्स्ट स्टेप आपका सलाम है। दूसरा, आपकी सिस्टर है तो आपने सर पे हाथ रखना है ताकि उसको ये फील हो कि मेरा सर पे कोई मेरा बड़ा है। इस तरीके की बेसिक एथिक्स एजुकेशन के, बैठ के किस तरीके से खाना है, उठना कैसे है, खाने से पहले हाथ धोने, ये जो मेरी पूरी टीम है ये इसकी बेसिक एथिक्स ऑफ एजुकेशन पे काम करती है। उसी के अंदर हम इनरोल करवाते हैं हमारी हेल्थ भी, जहाँ पे हमारे मेडिकल कैंप्स होते हैं पूरे इंटीरियर सिंध में, चाहे KPK में हो चाहे कराची में हो, वहीं के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं जो उस मेडिकल कैंप में आए, तो हम बेसिक एथिक्स ऑफ एजुकेशन पे काम ही उन पे करते हैं। एथिक्स एजुकेशन इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, और हम इसकी कमी हमारी तरबियतों में महसूस करते हुए चले आ रहे हैं। स्कूलों से भी, स्कूल भी सिर्फ रट्टाफिकेशन और किताबें, मोटी मोटी किताबों के तक रहे हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो आगे जाके किसी भी बच्चे के लिए बड़ी मावन मददगार साबित होती हैं। तो आपने ज़ाती हैसियत में बड़ा ही आपने एक यूनिक किस्म का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है स्कूलों में जाके या बच्चों के साथ। आपने खुद क्या महसूस किया कि वाकई इसकी एक बहुत कमी हम महसूस नहीं कर रहे माशरे के अंदर? बिल्कुल, इसी वजह से हमने इसको इंट्रोड्यूस कराने का सोचा, बिकॉज जो स्कूल्स में जा रहे हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स तक हम नहीं जा सकते, और अगर आप किसी को एजुकेट करने का सोचें तो वो यही फील करते हैं कि यार ये मेरे एरिया में या मेरी सराउंडिंग्स में आने की कोशिश कर रहा है। तो हमें कोशिश होनी चाहिए कि जो बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं तो उनके पास बेसिक एथिक्स ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं घर से, स्कूल से आएगी, लेकिन वो हमारी सोसाइटी का एरिया जहाँ जो स्कूल नहीं जाते, जो अंडर प्रिविलेज एरिया में रहते हैं या लोअर मिडिल क्लास है, उनके पास भी तो एजुकेशन होनी चाहिए ना। चाहे आपके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन बेसिक एथिक्स आ जाएगा तो आप सोसाइटी के काबिल तो बन सकेंगे। बहुत अच्छा, और ये काबिल अमल प्रोग्रेस है, और मेमन टीवी भी आपके साथ होगा। अगर आप इस किस्म की किसी ट्रेनिंग को हमारे मेमन टीवी HD के थ्रू कहीं आगे भेजना चाहें तो हम आपके साथ हमेशा तैयार रहेंगे। ये बड़ा यूनिक आइडिया है। एथिक्स की एजुकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चों में ये रविश नहीं पनपेगी, हम इसको बड़ा इंसान नहीं बना सकते जब तक कि ये अंदर से जज्बा पैदा ना हो। फीमेल एजुकेशन पे जिस अंदाज से आपने अपनी हाफ़िज़ा कुरान से ले के अब तक की में फार्म डी तक के सफ़र को जारी रखा है, मुझे लगता है कि एक जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, जो बात करने का सलीका आपने सीखा, जो न्यू आइडियाज़ के साथ जंप करके कूद जाना आतिश नमरूद में जिसे कहते हैं ना, कि अब जो होगा तो देखा जाएगा, हमने ये सोचा है कि ठीक है तो हमने इसमें कदम रख दिया है। तो अब
हमारी कम्युनिटी में, थोड़ा सा मेमन कम्युनिटी की तरफ इसको डाइवर्ट करूँगा हमारी इस डिस्कशंस को, हमारी मेमन कम्युनिटी में जो ये फीमेल एजुकेशन की तरफ रुझान है अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ज़्यादा है। एक ज़माना था कि शायद मेरा ख्याल है जिस वक्त आपकी एजुकेशन थी आज से 6-8 साल 10 साल पहले, उसको थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा था, अब बड़ी आसानियाँ हो गई हैं। क्या दिख रही हैं इन आसानियों को, हमें किस तरह से बच्चियों को फ़ायदा उठाना चाहिए? मैं सबसे पहले जो गर्ल्स हैं उनको मैं ये कहती हूँ कि ये चीज़ की तरफ नहीं जाएं कि वो क्या कर रहा है। हम में कंपटीशन बहुत आ गया, गर्ल्स में स्पेशली तौर पे कंपटीशन आ गया, क्योंकि मेमन कम्युनिटीज़ के जो बॉयज़ हैं उनमें अभी एजुकेशन का फिर भी लेवल कम है, गर्ल्स में अभी ज़्यादा है कि हम एजुकेशन लें, लेकिन उसके साथ साथ आप में कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन ना करें। पहली तो सबसे चीज़ आप ये देखें कि आपकी फैमिली आपको किस चीज़ की इजाज़त देती है, और ज़रूरी नहीं है हर फैमिली आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज तक लेके जाए। लेके जाती है बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं लेके जाती तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि हमने भी इंट्रोड्यूस कराएँ। हम डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक्स के कोर्स भी करवाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है तो कम्युनिटी पे भी बहुत सारे जमात लेवल पे भी ये वर्किंग हो रही है, आप उनको लें, आप उनसे लेके आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। तो फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस भी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, उनको भी बुरा नहीं लगेगा कि घर से बाहर जा रही हैं, या फिर फैमिली के जो भाई होते हैं या फादर होते हैं कि यार इनको पिक एंड ड्रॉप देना कौन करेगा, नहीं आ सकते, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं ये समझती हूँ कि गर्ल्स के लिए प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, और अर्निंग जो है आप कुरान पढ़ा के भी कर सकते हैं। स्किल्स आपने ये अपने कुरान पढ़ाना भी एक स्किल है। स्किल्स डेवलपमेंट पे बड़ा काम भी हो रहा है, हमारी फेडरेशन भी और कई जमातें भी अपने अपने तौर पर बच्चियों को ख़ास तौर पे जो है वो ऐसे हुनर सिखा रहे हैं कि अगर वो एजुकेशन में किसी भी वजह से आगे नहीं पढ़ पाई, वो तो घर की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, उनका अपना इंटरेस्ट हो सकता है, शायद मौके मिले लेकिन ज़ाया हो गए। तो स्किल्स डेवलपमेंट की आपकी नज़र में डॉक्टर उरूसा दादानी क्या समझती हैं कि स्किल्स अगर आपके हाथ में हो तो इंसान जो है वो कभी भी किसी का मोहताज नहीं हो सकता। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप अपने आप को समझिए, आपको ही नहीं पता आपको क्या करना है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं खुद भी ये सोच रही होती हूँ कि यार ये मैंने क्यों किया, लेकिन मुझे पता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। आइदर मैं कभी उसमें मेरे साथ हर्डल्स भी आते होंगे, चीज़ें होती होंगी, लेकिन मुझे पता है ये मुझे करना है। तो मेरे हिसाब से गर्ल्स को ये सोचना चाहिए कि पहले तो उनका माइंडसेट क्या है। अम्मी ने कहा है कि ब्यूटिशियन बन जाओ तो मैं बन गई, अम्मी ने कहा सिलाई सीख लो, उसने कहा, आप उसको ना देंगे, आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स को ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ना, तो पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलाना आपका फ़र्ज़ है। आप जब तक ट्रस्ट दिलाएंगे नहीं, अब मेरा मोबाइल अभी भी आई थिंक मेरा अली भाई के साथ बहुत ज़्यादा रहा है, मेरे पासवर्ड नहीं होते मोबाइल में, बिकॉज हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना कि हम मोबाइल को छुपाएं। जब हम कोई ऐसी चीज़ पासवर्ड वगैरह कोई चीज़ लगा तो उससे फिर पेरेंट्स के दिमाग में आता है यार कि कोई तो चीज़ होगी, जबकि आइदर आप कुछ भी ऐसा बुरा नहीं कर रहे होंगे। और पेरेंट्स होते ही बैकवर्ड है, क्योंकि वो एक दूसरी नज़र से देख रहे होते हैं और हम दूसरी नज़र से देख रहे होते हैं। आप ट्रस्ट दिलाएं, अपनी इश्यूज़ को डिस्कस करें, आप उनको बताएं कि यार ऐसा ऐसा है और मैं ये करना चाहती हूँ। नहीं समझते वो बात अलग है, लेकिन आप थोड़ा सा उनको स्पेस दें। और पेरेंट्स से भी यही होता है कि आप भी बच्चों को थोड़ा स्पेस दें ताकि वो आपकी तरफ आएँ, आपसे भागे नहीं। तो जब तक आप खुद ट्रस्ट नहीं दिलाएंगे ना, तो आपके पेरेंट्स नहीं आपको किसी चीज़ की भी इजाज़त देंगे। क्योंकि मेरे पास केसेस आते हैं बहुत सारे, जब मैं जमात लेवल पे भी वर्किंग कर रही थी तो गर्ल्स ये कहती थी कि यार मेरे फादर जो है, मैंने ये अब कोर्स तो कर लिया, अब फादर मना कर रहे हैं, मेरे भाई मुझे मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप उन्हें ट्रस्ट दिलाओ, तो वो कहती हैं कि नहीं वो बैकवर्ड हैं तो नहीं समझेंगे। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, आपको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा, आएगा नहीं। ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा। आपको कैसे ट्रस्ट आया? मैं मैडम एक सवाल तो यकीन तौर पे बनता है, इस पूरे सेगमेंट को मैंने आपको जो है बड़ा फील रखा, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू डॉक्टर उरूसा जारी थी। ये एक तरीके से हमारी ट्रेनिंग है, हमारी उन बच्चियों की ट्रेनिंग है। एक रोल मॉडल के तौर पे बिठाया है हमने हमारे आज के स्टूडियो में डॉक्टर उरूसा को, तो हमें पूरा फ़ायदा उठाना है इसका। किस तरह से ट्रस्ट डेवलप होता है पेरेंट्स का अपने बच्चों पर, ख़ास तौर पर बच्चियों पर, कि वो इतना स्पेस देते हैं, और एज एन मदर आपने क्या फ़ील किया और आप उन माओं को क्या तरगीब देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि माओं को अपने बच्चों को इतना स्पेस इस लिहाज से देना चाहिए कि हर बात वो अपने बच्चों से शेयर करें, वो हर बात शेयर करें, बताएं, अच्छा बुरा माँ खुद बताए। फ्रेंड्स बताती हैं वो गलत होगा सही होगा, माँ को तो नहीं पता ना, जाहिर सी बात है, बाहर जाएगा 1000 किस्म के लोग होते हैं। तो माएँ खुद हर बात बताएं बच्चों को कि बेटा ये सही है ये गलत है। अच्छी बुरी की बात माँ जब तक नहीं बताएगी, बहन बाद में बताएगी, पहले माँ उसकी दोस्त बने, फिर बेटी या बेटा होगा वो माँ बाप का दोस्त बनेगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, इसको अगर आपने हमें खुद करना है कम। ये कम हो गया तो बच्चा किसी और के बजाय आपसे पूछेगा। खासतौर पर बेटियां अगर माँ से हम कलाम हो जाएंगी, अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगी, तो उनको सही जवाब मिलेगा। फाइनली बहुत अच्छी रही है आज की हमारी ये गुफ्तगू। फाइनल वर्ड्स आपसे कि आप जिस तरह की जर्नी आपकी रही है हाफ़िज़ कुरान से लेके अब तक की,
मेमन टीवी की भी हमारी एक जर्नी है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4-5 सालों में हमने कोशिश की है आज का ये जैसे आपने अंदर हमारे स्टूडियो में कदम रखा, आपको लगा होगा कि ये कोई मल्टीनेशनल और कोई मेन स्ट्रीम चैनल में आप आई हैं। तो ये जो जर्नी अली गोडल साहब हमारे CEO जो हैं, इनकी जो काविशें और कोशिशें हैं, जिस अंदाज से इन्होंने बतदरीज हर साल हमारी ये सेगमेंट जो है और हमारी ये ट्रांसमिशन जो है वो 4 चांद लगते चले जा रहे हैं। आप अपनी नज़र में डॉक्टर उरूसा रज़ानी एज एन प्रोफेशनल इस जर्नी को कैसे देख रही हैं? जर्नी बहुत अच्छी है और ग्रो तो ये कर रहे हैं स्लोली, लेकिन प्रोफेशनलिज्म के साथ ग्रो कर रहे हैं। एक होता है नॉन प्रोफेशनलिज्म, और जिस तरीके से अली भाई सबको रिस्पेक्ट करते हैं, डाउन टू अर्थ होना। एक होता है आप पीक पर जाने के बाद लोगों को जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। तो अली भाई की जर्नी को देखते हुए मैं यही कहा कि जिस लेवल से वो स्टार्ट हुए थे और आज जिस वो लेवल पर हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करने का तरीका, उनका लोगों को अहमियत देने का, इंपॉर्टेंस देने का तरीका वही है। तो ये उनकी जर्नी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो चेंज नहीं हुए। लोग तो बहुत बदलते हैं और उनके साथ बहुत उनके रवैये भी चेंज हुए, लेकिन अली भाई जैसे थे वो आज भी वैसे ही, और ऐसा ही इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। हाँ, और आप का भी मौका रहा है मैडम, और यकीनी तौर पर मेमन टीवी के आज की इस ट्रांसमिशन को आपने कैसा पाया? बहुत, मैं वैसे फर्स्ट टाइम आई हूँ ऐसे मतलब शो में, क्योंकि इसके साथ मेरा ज़्यादा इन चीज़ों में जाना नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक कॉल अली भाई ने की, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, लेकिन मैं आई क्योंकि इतनी प्यार से कोई बुलाए, और यहाँ देख कर बहुत अच्छा फील हुआ कि आना तो बनता था यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उरूसा आपका और मैडम आपका कि आज के इस प्रोग्राम में रिस्पेक्ट इज़्ज़त देने से मिलती है। ये फाइनल वर्ड से डॉक्टर उरूसा के कि आप जितनी इज़्ज़त देते चले जाएंगे, आप इतनी इज़्ज़त पाते भी चले जाएंगे, और इज़्ज़त देने से आपके अपनी जेब से, अपने दिलो दिमाग से, अपने पल्ले से कुछ नहीं जाता, बल्कि बहुत ज़्यादा आप अर्न करते हैं इसके अगेंस्ट में। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का हमारे साथ रहने के लिए, और यहीं पे हम हमारे रमज़ान घराना का अख्ताम भी करेंगे, और यकीनी तौर पर पूरी तरह हमारी किचन की तैयारियां, रमज़ान दस्तरखान की तैयारियां भी उरूज पर हैं। तो चलते हैं फिर दस्तरखान की तरफ। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम। दी मेमन टीवी HD में मैं हूं आपकी होस्ट महरीन मोटन। रमज़ान दस्तरखान में आपको वेलकम कहते हैं। आज जो हमारे साथ हमारी होम शेफ़ हैं, उनका नाम है सफ़ा काशिफ। आइए सफ़ा से पूछते हैं कि उनके ब्रांड का नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम सफ़ा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़ा, आप पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। मेरा नाम सफ़ा काशिफ है और मेरे ब्रांड का नाम मेमन्स किचन बाय सफ़ा काशिफ है। मैं एज अ होम शेफ़ वर्किंग करती हूँ। इसके अलावा जो है वो कलरी आर्ट्स का मैं डिप्लोमा भी कर रही हूँ। अच्छा सफ़ा, आप ये बताइए कि आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? चीज़ें तो बड़ी नज़र आ रही हैं मुझे आपके पास। जी, आज जो है वो हम डायनामाइट चिकन बनाएंगे और इसके साथ जो है वो हम मैफिल क्रीमर बनाएंगे, लेकिन उससे हम जो सर्व करेंगे वो वर्मिसेल्स के कप में सर्व करेंगे। ये तो बड़ा अच्छा हो गया और बड़ी अच्छी खूबसूरत लग रही है। तो अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जी बिल्कुल। आप क्या पहले बनाएंगी? पहले हम जो है वो डायनामाइट चिकन बनाएंगे। और चिकन जो है वो हमने अपने सेगमेंट्स के स्टार्ट में ही मैरिनेट करके रख दिया था, ताकि जो है वो हमारा काम जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको इसको मैरिनेट करके एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स तक रखना है। इसकी मैरिनेशन में हमने चिकन के क्यूब्स हैं, इसके अंदर हमने मैरिनेशन की है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट और ऑयस्टर सॉस। इसके साथ आपने इसे मैरिनेट करना है। जब फ्राई करने लगेंगे उस वक्त हम एग और कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। चलें तो फिर आप फ्लेम को ऑन कर लें या मैं कर दूँ आपको? मैं ही कर देती, क्योंकि मेरे ये चूल्हा मुझसे यूज़ टू हो चुका है, यूज़ टू हो चुका है मेरे साथ। ओके, सही है इतना फ्लेम। अच्छा जी, जो हमारे साथ जो हमारे सेगमेंट में आज के जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो है अजवा ऑयल, अजवा बनस्पति। अजवा ऑयल के साथ चलें जी, बताइए अब क्या करना है? जब तक ये ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो रहा है, हम इसकी सॉस बना लेते हैं। ये सॉस जो है सफ़ा,
ओके, ठीक है। मायोनीज चाहिए, मायोनीज के अंदर हम केचप ऐड करेंगे। अच्छा, केचप जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, हमें इसका जो कलर जो है वो टेंगी कलर ही पे रखना है। सफ़ा, ये आपने टमाटो केचप डाली है या प्योरी डाली है? नहीं, ये टोमेटो केचप है। और इसमें वो भी मिला, वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं हम, गार्लिक? अब पे डिपेंड करते हैं, अगर आपको चिली गार्लिक फ्लेवर पसंद है तो फिर आप ऐड कर सकते हैं। सीजनिंग में इसमें हम शामिल करेंगे सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट जो है वो आपने कम रखना है क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि मैरिनेशन में भी आपने सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट के बाद हमने क्रश रेड चिली ऐड की, अब हम इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। ओके। और ऑयस्टर सॉस। इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आपकी सॉस रेडी है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डायनामाइट चिकन के साथ भी सर्व करें, आप इसे जो है वो अपने डिफरेंट जो हमारे फ्राई आइटम्स होते हैं रमज़ान के अंदर, आप उसके साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। और इस वाली डिप के अंदर में और भी हमें इंग्रेडिएंट्स शामिल कर सकते हैं, आप गार्लिक ऐड कर सकते हैं अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद बिल्कुल है। आप इसके अंदर काफ़ी क्रिएशंस कर सकते हैं, मगर डायनामाइट चिकन की जो सॉस बनती है वो ये बनती है। अब आप इसके अंदर क्रिएशनली आप जो भी ऐड करना चाहें। चलें, अब आपका लगता है सफ़ा ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बिल्कुल, आप मुझे वहाँ से टिश्यू दे दीजिए। तो जब हम कुकिंग करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है, हम रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं लेकिन हम उसकी कटिंग और कुकिंग का प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, जिससे ये होता है कि हमारी डिश जो है वो अच्छी नहीं बनती और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारी डिश अच्छी नहीं बनी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने जब अगर कटिंग कर रहे हो चिकन की, तो आप देखें डायनामाइट चिकन की कटिंग आपने ये कटिंग रखी है। आपने इसको किस में, जूलियन में किया है, स्क्वायर में? ये स्लाइस कटिंग कहलाती है। आपने इसे स्लाइस कटिंग में करना है। आप प्लेटर यही यूज़ करोगे? ये इसको फ्राई होने में कितना टाइम लगेगा सफ़ा? बस ये फौरन ही फ्राई होगी। ओके। अच्छा सफ़ा, आप हमें ये बताइए कि आप आज यहाँ पर हमारे साथ शामिल हुए हैं दी मेमन टीवी एचडी के सेगमेंट में, तो आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। ख़ास तौर पे होम शेफ्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। और देखिए, लाइव कुकिंग का जो है ना, वो इतनी जल्दी कोई भी चैनल जो है वो नहीं मौका देता, ख़ास तौर पे होम शेफ्स को। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा समझ लें कि एजाज़ है होम शेफ्स के लिए कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। ठीक हो गया। अब आप ये बताइए, जो है वो यूथ के लिए बहुत काम करता हुआ आया है अब तक, जो मैंने देखा है। बिल्कुल। और अब जो है वो होम शेफ्स के लिए भी कर रहा है। इंशाल्लाह हम लोग आप आगे भी आपको जो है ज़हमत देंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल ज़रूर। दी मेमन टीवी एचडी रमज़ान सेगमेंट में लेकर, ये जो रमज़ान का सेगमेंट लेकर आया है, अगर आप लोग भी आकर अपनी कोई चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, कोई रेसिपी शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए 03352395 अच्छा सफ़ा, आप ये बताइए मुझे कि आप माशाल्लाह से मैरिड हैं अपने, हाँ, और घर भी देख रही हैं, अपने बच्चे को भी देख रही हैं, तो कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज कर लेती हैं? बात यह है कि आपकी अगर फैमिली का सपोर्ट हो और अगर आप में खुद में पैशन होगा ना, तो आप कर सकते हो। मेरी बेटी जो है वो सबसे छोटी 2 इयर्स की है, ठीक, और सबसे यंगर बेटा जो है वो मेरा 8 साल का है। तो आपको फैमिली की, आपके हस्बैंड की सपोर्ट फुल है? बिल्कुल। अच्छा सफ़ा, आप जब तक ये फ्राई हो रही है, आप मेरे ख्याल से हम अपनी दूसरी डिश को भी देख लेते हैं। टाइम हो गई, ये चाहिए फोक चाहिए, ये लीजिए फोक। ये
हमें जो है वो इसको बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना। हम जब चिकन को ओवर कुक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ना, जब हम खाते हैं तो वो थोड़ी सी चुई से उसका टेस्ट आ रहा होता है। इसकी वजह ये है और वो जूसी नहीं रहती, जूसी भी नहीं रहती है। आप मुझे ये भी बताइए सफ़ा कि ये आपने जो बोनलेस चिकन लिया है, ये कौन सा पार्ट लिया है? ये बोनलेस का जो है वो थाई पार्ट लिया है मैंने। ओके, ठीक है, ताकि जो है वो थोड़ा सा जूसी पार्ट कहलाता है। हमें फ्राइड चिकन बनानी हो या हमें किसी भी किस्म का फ्राई आइटम बनाना हो तो उसके लिए हम ये पार्ट यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर हम ब्रेस्ट का पीस लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, पकने के बाद और भी ड्राई हो जाता है। ठीक हो गया, ये आपका डन हो गया जी। अब आप हमारी डन हो गई है। अब क्या करना है आपने? अब जो है वो हम इसकी सॉस के साथ इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। ये लीजिए, थोड़ी सी ठंडी हो जाए ओके, तो फिर हम इसको वहाँ पर- ठीक है। तो फिर आप अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं हम लोग, जब तक चिकन ठंडी हो जाएगी। इसे हम यहीं रख देते हैं। चलो, दूसरी रेसिपी भी हमारी बहुत इजी और जल्दी बनने वाली है। ठीक है जी, हम जो है वो क्रीम हमने ये ली है। हम इस क्रीम के अंदर जो है ये जेली, सफ़ा ये क्रीम हम कोई भी ले सकते हैं या किसी कोई खास? क्रीम जो है वो आपने विपिंग क्रीम लेनी है, क्योंकि ताकि उसका Okay. टेस्ट भी स्वीट होगा और वो अच्छे से विप्ड हो गई है। ठीक है। जेली को हमने इस तरह से फॉक की हेल्प से, आपने इस विप क्रीम को ग्राइंड वगैरह किया है या ये वैसे ही विपिंग रेडी? क्रीम को हमने जस्ट बीट किया। बीट किया। ये क्रिस्टल जेली को आपने बिल्कुल ही मैश कर दिया है। जी, ये मैशी सी क्रिस्टल जेली हमने कर ली। इसमें इसको शामिल करेंगे और अच्छे मुझे से दे दें? मिक्स करेंगे। ओके, लाइए मैं आपकी हेल्प कर दूँ इसमें। जी, मैं ऐसे है आपको करती हूँ और आप जो है अपनी मैं इसमें सारी चीज़ें बाकी की ऐड हाँ करती जाती हूँ। चिकन को भी देख लो, फिर आप अपनी चिकन की वो कर लो। हाँ, गार्निशिंग करनी है ना आपको। चिकन ले लो। अच्छा सफ़ा, आप क्या समझती हो कि घर जो है लोग लड़कियां, आप जैसे यंग जो गर्ल हैं हमारी आपकी तरह की, तो वो घर में बैठ के उनको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आप पता है, आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ना, हम जब काम नहीं कर रहे होते हमारे जहनों में फजूल चल रहा होता है सारा दिन रात के, बस ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन जब हम जो है वो काम की तरफ आ जाते हैं तो जो हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है, फ्रेश रहता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आपकी कुकिंग को लेकर? आपने जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको लेकर? 2019 से वर्किंग कर रही हूँ और अभी भी मेरे जो 2019 से जो मेरे क्लाइंट्स थे वो अब भी मेरे साथ हैं। माशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ी आपके पास चीज़ होती है कि आपके वो क्लाइंट्स अब भी आपके साथ है ना। अच्छा, ये डिप आपने इसके ऊपर डाल दी है। प्रेजेंटेशन मैं अपने सारे प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि पका बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब इंसान बाद खाएगा बाद में ना, जब उसको अट्रैक्ट करेगी चीज़। बहुत अच्छी लग रही है आपकी प्रेजेंटेशन, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें जो है वो हम फ्रूट कॉकटेल ऐड करेंगे। ये आपका हो गया रेडी? जी, ये रेडी हो गया। चलिए, इसकी इसे भी आप मिक्स कर दें। मिक्स करना है और क्या करना है? इसमें क्या डालना है? कुछ और नहीं ऐड करना, स्लाइटली सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी। ठीक। और इस तरह से अपने कप्स को फिल कर लेना। मेरे ख्याल से आपको स्पून दूँ मैं या हो, क्योंकि इससे आपका होगा नहीं। ये माशाल्लाह बहुत
खूबसूरत कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपने इसमें रेड क्रिस्टल डाला है, हम कोई किसी भी कलर का डाल सकते हैं? किसी भी कलर का डाल सकते हैं। बात यह है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगनी चाहिए ना। ओके। तो मुझे जो है वो इस तरह से अच्छा लग रहा था तो मैंने इस तरह से कर लिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको मुझे तो आपकी ये डिशेस जो हैं बहुत अच्छी लग रही हैं। अब देखते हैं कि जो हमारे मेहमान गिरामी यहाँ बैठे हैं वो उनको कैसी लगती है, वो टेस्ट भी करेंगे और इंशाअल्लाह भी रोज़े के बाद हम भी टेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको कि आपकी डिश कैसी है। डन। आपकी तो मेरे ख्याल से रेसिपी बड़ी कोई झटपट थी। आपको पता है रमज़ान में थोड़ा सा टाइम शॉर्ट होता है और ख़ास तौर पे ना बच्चों के साथ जब आप कुकिंग कर रहे होते हो ना तो आपको ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ बने जो पसंद भी आए और जल्दी बन जाए। तो उस वक्त जो है ना वो इस तरह की रेसिपीज़ हमें झटपट जल्दी बन जाती है। आई 100% श्योर कि ये जो चीज़ है वो ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें आपकी डन हो गई हैं, ये देख सकते हैं नाज़रीन आप। अच्छा नाजरीन, अब हमारे सेगमेंट का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल फिर मिलेंगे हम एक और अच्छी रेसिपी और एक और अच्छी अपनी होम शेफ़ के साथ। अपनी होस्ट मेरीन मोटन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। मुझे सुबह के बारे में जो चीज पसंद है वो है ताज़ा ठंडी हवा, पुरसकून खामोशी में परिंदों की चहचहाहट। सुबह सवेरे कम्युनिटी में जॉगिंग एक कामयाब दिन के लिए जरूरी है। खूबसूरत सुबह का आगाज। क्या आपको पता है मुझे अपनी सुबह क्यों पसंद है? क्योंकि मैं ऐसी ही एक जगह उठती हूँ, अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد.
Rumi Icon, a new wave of living at Main Jannah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट और ड्यूप्लेक्स। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट, आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर। और रमज़ान दस्तरखान के इस सेगमेंट के बाद तो मेरीन ने आज जिस कमाल रेसिपीज़ से हम सब की तवाज़ो की है, यकीनी तौर पर ये तमाम नाज़रीन के लिए और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए तो एक इंतहाई सीखने का अमल है। और हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। दस्तरखान के हवाले से मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया है कि जो भी हमारी ख़वातीन हमारे इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हैं, तो ये प्लेटफॉर्म हमारा हाजिर है और आप जब चाहें हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकती हैं, हमें पेशगी आगाही के साथ। हाँ, तो अब नाज़रीन कराम, हमारा खुसूसी सेगमेंट जिसका आप सबको इंतज़ार भी रहता है, रहमत है मेहमान। और यकीन तौर पर आज के हमारे इस रहमत है मेहमान सेगमेंट में जिन 2 काबिल शख्सियात को, अपने अपने शोबे की काबिल शख्सियात को आज हमने दावत दी है, ये आज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम हो सकता है। ख़ुद मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ, मैं तारुफ़ कराऊँगा हमारे उन स्पॉन्सर्स का, उन करम फरमाओं का जिनका ताउन हमें इस पूरी ट्रांसमिशन के लिए हासिल रहा है। मैं बहुत बेहद दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालु एसोसिएट और दीगर तमाम हमारे डायमंड, सिल्वर, गोल्ड और गिफ्ट टेम्पर पार्टनर्स का मैं दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। आगाज़ में मैंने कहा कि जो मेहमान आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आज हमारे स्टूडियो की जीनत बने हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हमारे पहले मेहमान। और यकीनी तौर पर हम सब के पूरी मेमन कम्युनिटी के कैप्टन ऑफ द शिप हैं, जिसे ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के नौमुंतखब सदर भी हैं। और न सिर्फ ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सदर हैं, इनके आते ही फेडरेशन में एक नई रूह लोग कहते हैं। और नो डाउट आज पूछेंगे भी कि ये वो रूह कहाँ से लाए हैं जो इन्होंने फूंकी है। और नो डाउट आज मेमन कम्युनिटी में एक नया मुस्तकबिल नौजवानों को और तमाम उन लोगों को जो फेडरेशन की तरफ एक ज़माने में बड़ी आस बड़ी निगाह से देखा करते थे, आज उसमें एक नई उमंग सी पैदा हो गई। और शायद ये वो ट्रैक था जिसकी ज़रूरत थी, जिस पर हम दाखिल हो चुके हैं। और वी होप्स ऑफ इस पर बहुत तेज़ी से हमारी ये इस सड़क पर हम बहुत तेज़ी से सफ़र करने वाले हैं। जनाब मोहतरम मोहम्मद शब्बीर हारून नूरसुमार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर भाई बहुत शुक्रिया, मुझे पता है आपका बड़ा बिजी शेड्यूल है और आज की इस महफिल में आपकी मौजूदगी हम सब के लिए बड़ी हौसलामंदी की बाइस होती है। नहीं, ऑलवेज मेमन टीवी तो ज़रूरी है ना। सुना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे मेहमान, मैं और आप हमेशा से इन्हें एडमायर करते हैं। हमारे कई मेन स्ट्रीम चैनल्स पर जो है वो नात पढ़ते हुए और इनकी खुश अलहान आवाज़ में सुनने के लिए यकीन तौर पर आप और मैं, हम सब बेताब भी होते हैं हमेशा से। बहुत कम उम्र से नात ख्वानी का शौक़ रखने वाले हमारे आज
कि इंतहाई काबिल शनाखा मेरे स्टूडियो का हिस्सा हैं। एक काबिल शनाखा मैंने इसलिए भी कहा कि आला तालीमी याफ्ता, कराची यूनिवर्सिटी से एमफिल किया और कमोबेश 16-18 सालों से शोबिज़ और हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हैं और फ़न नातवानी के अला तरीन सतह पर कायम व दायम है जनाब असद अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मोहम्मद असद अयूब, यकीनी तौर पर हमारी ख्वाहिश थी कि आप हमारे इस स्टूडियो की जीनत बने असद भाई, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका शुक्रिया। मेरी भी सादतमंदी है कि मुझे द मेमन टीवी एचडी हमेशा बड़ी मोहब्बतों से बुलाता है। अली गोडिल भाई की इस मेमन टीवी के लिए बड़ी खिदमत हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला से कि ये मेमन टीवी इसी तरह फलता फूलता रहे। सर मैं इससे पहले कि आपसे मैं नात की फरमाइश करूं, वो तो खैर अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात मैं सिर्फ अपने चैनल को ही नहीं, मैं सिर्फ देखना चाहिए पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपका मुबेश तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स पर गाए बगाए हमें नज़र आते हैं। मेमन टीवी के इस सेटअप को, क्योंकि मैं आपके मुंह से ऑफ द रिकॉर्ड ये बात सुन रहा था, मैं चाह रहा था कि ये उन हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि जो ट्रांसमिशन में और आप देख रहे हैं अपने अपने मोबाइल सेट्स पर या अपने अपने जो है टीवी स्क्रीन्स पर, इसकी तैयारी में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्ताफ़ भाई बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं हमेशा कभी भी आता हूँ मेमन टीवी का, चाहे रमज़ान के अलावा कोई प्रोग्राम हो या रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन हो, तो हम जब मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर होते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़ाहिर सी बात है वहाँ काम बड़ा होता है, एक वसी एक्सपोजर होता है, लेकिन क्वालिटी के हवाले से द मेमन टीवी जिस तरीके से अपने आप को लेके चल रहा है, अपने कैमरे, अपना इक्विपमेंट, अपना क्रू, अपने माइक्स, अपनी ऑल ओवर जो पूरा स्टाफ है, ये किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया से कम नहीं है। क्योंकि आपकी जो स्क्रीन है ना, माशाल्लाह से अगर आप इसी प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके अगर किसी एक बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया को भी दें ना, तो मुझे ये महसूस होता है कि क्वालिटी जो है ना शायद उस मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल से ज़्यादा अच्छी हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं देखता हूँ और ये मैं अली भाई से डिस्कस भी करता हूँ। और एक मेमन टीवी का खासा है कि उसने अपने आप को वेब टीवी पर या अपने आप को डिजिटल पे भी उसी तरीके से मेंटेन किया है कि जैसे एक मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो आज तो डिजिटल का दौर है और डिजिटल भी पूरी दुनिया में ही देखा जाता है। सर अब दुनिया को हम जो दिखाना चाह रहे हैं या सुनाना चाह रहे हैं वो आपकी खुशहाल आवाज़ में कोई नात का कलाम हो जाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन आदमी, सुम्मा सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंसु जां, सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज़ की जिब्रील ने शाहे रसूले मोहतरम, आपका कोई मुमासिल
वासिल ही नहीं रब की कसम, न कोई आप जैसा था न कोई आप सा होगा। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था। ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। समा बांध दिया आपने, एक माहौल बना दिया आपने। आगाज़ इस रूह परवर नशिश का आगाज़ जब इस रूह परवर अंदाज में हो जाए तो नाज़रीन कराम दिल और बाग बाग होता है। और सही मानों में मैं समझता हूँ कि हम रमज़ान की फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करने के मरहले पर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद असद अयूब साहब आपका। और अब बातचीत शबीर भाई आपसे, और यकीनी तौर पर वही रिवायती बातें जो हम हमेशा से पूछते रहे हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आगाज़ सिर्फ़ और सिर्फ वो जहाँ आपका फोकस हमेशा से और सबसे ज़्यादा रहा है वो है एजुकेशन और हायर एजुकेशन। जहाँ मुझे याद है आप हमेशा कहा करते हैं कि ये गेटवे होता है, किसी भी फैमिली का गेटवे है। इसके बाद से अगर इसमें से जो गुजर गया, यकीन तो कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है उस फैमिली के अंदर। एजुकेशन और ऑल पाकिस्तान में फेडरेशन, शायद इससे पहले भी कई दफ़ा कोशिशें हुई और हर कोशिश को हमने हमेशा से सराहा है, लेकिन शायद इस बार की कोशिश में कुछ ज़्यादा फोकस्ड लोगों ने, आपने शायद कम्युनिटी से उन लोगों को चुना है। और ये आपकी टीम पे तो खैर मैं बात करूँगा ही, टीम सिलेक्शन में कितना बड़ा किरदार है आपका, लेकिन मैं एजुकेशन से आगाज़ इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये रीढ़ की हड्डी है किसी भी कौम के लिए। कैसे देखते हैं अब तक की एजुकेशन कमेटी की कारकर्दगी, एजुकेशन बोर्ड का किरदार? अभी तो शुरुआत की है। जनवरी में नया पूरी रिफॉर्म की कमेटी माशाल्लाह से नया चेयरमैन हम लाए हैं, उसके लिए शुएब इब्राहिम साहब को लेकर आए। उसके साथ एक पूरी डेडिकेशन टीम विद प्रोफेशनल्स हम लेकर आए हैं। ये एक साइड है जो वर्किंग हैंड के लिए। इसके अलावा एक दूसरी साइड हमने वर्किंग करी थी और माशाल्लाह से WMO को ऑन बोर्ड लेके फिर हमने एक थिंक टैंक का क़याम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें माशाल्लाह से आरिफ हबीब साहब, इब्राहिम कासिम साहब, कबीर मछियारा साहब, हुसैन दाऊद साहब, ये हमारे वडील एक फॉर्म किया हमने। और उनके साथ हमने एक नीचे थिंक टैंक बनाया। उस थिंक टैंक में WMO की रिप्रेजेंटेशन अशरफ मछियारा साहब हैं, मैं हूँ, तब्बा फाउंडेशन के अशरफ भवानी साहब हैं, और इसके साथ शुएब इब्राहिम हैं। तो ये कलेक्टिव एक टीम तैयार की है जो प्लान करेगी। प्रॉब्लम यह है, मैं थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई करता जाऊंगा कि हमारे पास इस वक्त 15,000 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, विद सब तरीक़ों से पढ़ रहे हैं, जिसकी हमारे को सपोर्ट करनी है। तो वो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, तो ये किसी एक आदमी का काम हो नहीं सकता है। तो इसके लिए एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए थी और अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने मेहरबानी की, टीम तैयार हो गई है। अब हम एक स्पेशल हायरिंग पे जा रहे हैं प्रोफेशनल्स। इसमें छापड़ा साहब भी हमारे साथ हैं, सिटीजन लाइजन ग्रुप भी हमारे साथ हैं, थिंक टैंक में TCF वाले भी साथ। एक प्रोफेशनल टीम हम हायर कर रहे हैं। उसका काम ये होगा कि इन सब बच्चों की एवेल्यूएशन, स्कूल अपग्रेडेशन और उनके सारे करियर गाइडेंस, उनको क्या पढ़ना चाहिए, जॉब क्या हो रही हैं, जो गलत पढ़ रहे हैं, जिसकी जॉब नहीं है उनको वो नहीं पढ़ाना है। और जो बच्चे 700 बच्चे होते हैं हमारे हर साल जो वेस्ट हो रहे हैं मैट्रिक के बाद, तो हमने उसको टारगेट किया कि इस बार एक बच्चे को भी जाने नहीं देंगे। हम उनको कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन, अगर वो पढ़ने की मूड में नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन कैसे दी जाए, या कोई करियर गाइडेंस करके उनको शॉर्ट कोर्सेज करा के कोई ट्रेनिंग दी जाए। तो
उसके ऊपर एक पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन है और काम जारी है बिल्कुल। ग्रेट। और ये फॉलोअप जिनका जिक्र आखिर में किया, ये मेरा अगला सवाल भी था कि फॉलोअप बेहतयात ज़रूरी है। क्यों प्राइमरी से सेकेंडरी में बच्चे कम हो जाते हैं, सेकेंडरी से फिर कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी तक और कम हो जाते हैं, और जब प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाते हैं या प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो ये चंक बहुत थोड़ा सा रह जाता है। तो ये वो फॉलोअप है जिसका जिक्र आपने किया कि जब हम इसको फॉलो करेंगे, हमारी लूप में रहेंगे ये बच्चे, तो शायद ये चीज़ें मिनिमाइज हो जाएंगी बहुत हद तक, डेफिनेटली ख़त्म तो नहीं होंगी। कोशिश करनी है कि ये नहीं होनी चाहिए, ग्रेट, होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब हेल्थ का शोबा बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इस पर भी बड़ी, और नो डाउट क्योंकि इतना महंगा हो गया ये अब शोबा कि गरीबों की, मुस्तहिक लोगों की, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली की भी दस्तरस से बाहर निकल गया है। इस पर एक बड़ा अहम तरीन इस बार जो आपने स्टेप लिया है वाइट कॉलर्स के लिए, यानी कि मिडिल क्लास लोगों के लिए भी आपने जो ना कुछ इंसेंटिव्स रखे हैं, कुछ नई स्कीम्स आपने मुतारिफ कराई है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि फेडरेशन और की ये कोशिश ज़रूर अवामुन नास के सामने आनी चाहिए। देखें, फेडरेशन जो है ना तमाम मेमन कम्युनिटी की है, इसमें अमीर से अमीर भी है और हमारे लो प्रिविलेज लोग भी हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेडरेशन सिर्फ लो प्रिविलेज के लिए काम करती है, वो सबके लिए काम करती है। तो हमारा टारगेट ये था कि जब हम ऑल मेमन की बात करें तो ऑल मेमन के लिए भी काम करना चाहिए, जिसमें हमने प्लान किया था कि हम देखें बहुत सारी हमारे ये हॉस्पिटल्स हैं खुद के मेमन कम्युनिटी, और बहुत सारे हॉस्पिटल जो दूसरे भी हैं उसमें भी डोनेशन मेमन कम्युनिटी की है। तो हम उनसे फैसिलिटेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने तमाम हॉस्पिटलों से रास्ते किए कि हमारी सिर्फ मेमन कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाए, जिसमें टबा हार्ट वालों ने किया है, MMI, ये तो हमारे खुद के हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, मेरे ख्याल से इस वक्त 25 से 27 लैब्स भी हैं जिसमें डिस्काउंट हो गया, और हमारी आगा खान हॉस्पिटल से भी तकरीबन फाइनलाइजेशन पे है कि वो भी डिस्काउंट्स हमें देंगी। ये सारे डिस्काउंट्स होंगे नॉन ज़कात, मतलब ये सिर्फ एक ऑनर होगा मेमन कम्युनिटी के कार्ड होल्डर के अपनी जमात का कि वो जाए और उसको वो डिस्काउंट मिले। ये हेल्थ के साथ साथ हमने एजुकेशन में भी अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे माजू है, तबानी है, ICMA है, वहाँ भी अगर हमारा बच्चा जाता है 30% 40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और हमारी IBA से बात चल रही है, तो जिसको मेन हमारा ही एक मेमन फंड करता है, उसने हमें ये फैसिलिटी करा दी है जिसका साइन होगा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आएगा। तो 50% आपको उसमें भी फीस में डिस्काउंट मेमन होने की वजह से मिलेगा। तो ये एक काम है जो हम कोशिश करे जा रहे हैं, लोगों को लूप में लिए जा रहे हैं कि सब इसमें एंटर हो जाएं। तो ये तमाम मेमनों के लिए है, नॉन ज़कात है, इट्स वो वाइट कॉलर सब है। नाज़रीन कराम, कोशिशें जारी हैं और ये जारी रहनी चाहिए। और लेकिन ये सिर्फ सुनने की हद तक बात नहीं है। वक्फे के जाने से पहले मैं एक तंबीह ज़रूर आप सबसे कहूँगी, ये सिर्फ सुनना नहीं है, आपने इन बातों को आगे बढ़ाना है अपनी हद तक, ताकि पता चले उन तमाम बच्चों को जो इससे फैसिलिटी, और उन तमाम फैमिलीज़ को जो फ़ायदा उठा सकती हैं, वो अपने अव्वलीन वक्त में इससे फ़ायदा उठा लें। कई मकामात पर शायद हम लैग कर जाते हैं, और मेमन टीवी HD का काम ही ये है कि हम आप तक वो तमाम बातें, वो तमाम सर्विसेज की नॉलेज और मालूमात पहुँचाते रहें वक्तन फ़वक्तन, जिसके लिए आप बेहतर से बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठा सकें। वक्फे की तरफ चलते हैं और हमारे आज के इस सेगमेंट में वक्फे का वक्त है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया।
के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया खुशामदीद एक बार फिर रब की नेमत है रमज़ान खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन दी मेमन टीवी एचडी की और इसके सेगमेंट रहमत है मेहमान में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ मोहतरम मोहम्मद शब्बीर हारून साहब हैं सदर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन। सदर साहब जाने से पहले एक बात जिस पे हमने अख्ताम किया था वो थी वो डिस्काउंट पैकेजेस जो हम मुख्तलिफ़ सूरतों में हेल्थ और एजुकेशन के शोबे में मुख्तलिफ बड़े इंस्टीट्यूशन से हासिल कर रहे हैं। हाउसिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और नो डाउट अब तो ये दस्तरस से बाहर निकल गया। एक ज़माने में आपसे मैं बात किया करता था और बड़ा तनकीदी निगाह मेरी हुआ करती थी उस वक्त आपसे कि एक फैसलाबाद से आया हुआ शख्स कराची के अंदर हज़ारों एकड़ पर मेमन जो है वो बहजिया टाउन बना लेता है, लेकिन हम मेमन टाउन इतने बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं वो मेमन टाउन के लिए क्यों नहीं कोशिश कर रहे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ कोशिशों का अमल शुरू हो गया है और अनकरीब हम बहुत सारे और ये आपने जिस अंदाज से तमाम ही इस शोबे से वाबस्ता लोगों को गैदर किया है ना, यही सबसे पहला काम था कि उनको आपने कमिट कराया है कि आप तैयार हैं। कमोबेश हमारे ही प्रोग्राम में आके कई लोगों ने हमें कहा कि सदर साहब ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से हमने ये कमिट किया है कि जहाँ जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो और हम भी इसमें मज़ीद जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते चले जा रहे हैं एज एन मीडिया वॉच टॉक। कैसे देखते हैं अब तक की इस कोशिश को हाउसिंग की? नो डाउट कि ये बहुत बड़ा जिन है जिसे बोतल में बंद करना है। हमने इस पर अल्ताफ़ ताई साहब को रब्ता किया था, उन्होंने एक जगह कह दिया था कि जी मैं ये कर सकता हूँ, तो हमने उनको किया, उनको हमारे साथ ज्वाइन भी कराया। ठीक है, माशाल्लाह से उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। उस बोर्ड में हमने आरिफ को लिया हुआ है। अब इतने सारे एवेन्यूज़ मैंने खुले अल्लाह माफ़ करे, तो मैं तो डेली फेडरेशन पे कोई ना कोई उस पर ही लगा हुआ हूँ। प्लान हमने कोई जगह अभी एक फ़ाइनल की हुई है, लेकिन उस पर अभी इम्प्लीमेंटेशन का इरादा है ईद के बाद इंशाल्लाह। कोशिश करनी है, पूरी टीम तैयार है, प्लान तैयार है, चीज़ें तैयार हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं आबाद की टीम आसिफ समसम साहब और ये पूरी उनको मिला के एक टीम करके उनके हैंड ओवर करने वाला हूँ कि ये संभालें, क्योंकि ये उनकी फील्ड है ज़्यादातर। ठीक है, मैं भी कंस्ट्रक्शन की फील्ड से वाबस्ता तो हूँ, लेकिन मैं इतना दिखता नहीं हूँ माइन्यूटली जितना ये लोग मैं दूसरी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो अगर ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है आबाद का सिस्टम हमारे साथ, तो वो इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। प्रॉब्लम देखें, मैं आपको बताऊँ हमारे साथ है क्या, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हम एक एक करके चीज़ें लेके चल रहे हैं और पहले तो सबको साथ मिला के लाना एक जगह पे, ये भी एक टास्क है। मुझे अभी तो 1 साल लग गया सिर्फ एजुकेशन का सिस्टम सेट करने में, फिर उसके बाद टीम तैयार करने में, कौन लोग होंगे, काम कौन करेंगे। देखें, ये सारे जितने भी हमारे साथ काम करने वाले ना वॉलंटियर वर्क हैं। वॉलंटियर वर्कर से काम कराना वेरी डिफ़िकल्ट टाइम होता है, तो डेडिकेशन भी है। अभी माशाल्लाह से उसमें सिलेक्शन करके लेकर आए, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको जल्दी खुशखबरियाँ मिलेंगी हाउसिंग के शोबे में। अच्छा, ये दरमियान में एक लुकमा आपने दिया मसरूफियात और इतने सारे मैंने डोर्स को ओपन कर दिया है, तो ये इससे पहले भी हम सुनते रहे हैं कि जब कोई सदर इस किस्म की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फ्रंट लाइन पर आता है, और नो डाउट आपने हमारे ही इस स्टूडियो में पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये जिम्मेदारी आपने अपने ते लेने की कभी भी कोशिश नहीं की थी। ये आपके वालिद मोहतरम की, ये कह सकते हैं कि वसीयत थी, नसीहत थी कि अब तुमने अपनी जमात के लिए तो कर लिया, अब फेडरेशन और पूरी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ या सोसाइटी के लिए कुछ करो। तो उस विजन को मैं कहता हूँ, अब कितना वक्त बचता है शब्बीर हारून के पास अपने कुछ कामों के लिए? मेरे को तो लगता ही नहीं मेरे पास वक्त बचता है, मैं सुबह से निकलता हूँ कोई ना कोई चीज़ है। लेकिन ठीक है, देखें ये काम भी ज़रूरी है। अगर सबसे पहले ना हम मेमनों को यूनाइट होना पड़ेगा। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, सब काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे टीम चाहिए होगी। टीम चाहिए मुझे, एक तरफ मैं डोनेशन के पीछे भागूँ, एक तरफ मैं बोलूँ ये काम भी करना है, एक तरफ ये भी करूँ, तो ये नहीं हो सकता। रियलिस्टिक कोई भी काम नहीं हो सकता ऐसा। तो उसके लिए डेडिकेशन टीम माशाल्लाह से इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ते आहिस्ते एक
सेक्टर हम तैयार करते जा रहे हैं, उसकी पूरी टीम तैयार करते जा रहे हैं, उसके पूरे प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, उसके हवाले करके फिर हम ऊपर से वॉच कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता। अब मैं आप बोलूँ, मैं डेली मेमन फेडरेशन में 3 मीटिंगें 4 मीटिंगें डेली अटेंड करता हूँ, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है, अब सेंसस भी करना है मुझे, IT का पूरा डेवलपमेंट का प्रोग्राम करना है, फिर बच्चों की एजुकेशन कैसी हो रही है, बच्चे आगे जाएंगे कैसे, पढ़ेंगे क्या। तो ये जब सब चीज़ें चल रही होती है ना, तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे मतलब मेरा यही काम है बस, कि सुबह उठता हूँ और आज शाम को इससे मीटिंग 4 बजे 5 बजे क्या कहना है, उससे क्या करना है, तो यही चल रहा है। और मेरे को कोई अल्लाह ताला की मेहरबानी है, वो मालिक है, अगर हम किसी का काम अपनी कौम के लिए सोच रहे हैं तो वो मेरा काम खुद ही करा देता है। मसला क्या बात है। एक यस और नो में सवाल, आर यू एंजॉयिंग? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। मतलब इस मसरूफ़ तरीन स्केजूल में, जिसमें कहते हैं कि रब की रज़ा है, रब जो देने वाला है, लेकिन शायद इसे इन टर्म्स ऑफ अगर देखा जाए मादी शक्ल में कुछ मिल नहीं रहा। शायद अल्लाह पाक ने इनके लिए क्या रखा है इनकी दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर। तो नाज़रीन कराम, इसमें भी अगर बंदा या कोई इंसान अपने आप को खुश और खुर्रम महसूस करता है, इंजॉय करता है, तो शायद हम समझ सकते हैं कि कितनी डेडिकेशन के साथ ये सारे काम हो रहे होंगे। डाटा पे मेरा हमेशा से सवाल रहा है, सेंसस पे हमेशा से सवाल रहा है कि अंधेरे में तीर चलाना, कि हमें पता नहीं कि हम मेमन हैं कितने, किसकी क्या ज़िम्मेदारी है, किसकी कितनी कौन कितना कैपेबल है, हमारे वसाइल कितने हैं, हमारे मसाइल कितने हैं, और हम पिछले 50 सालों से ये करते चले आ रहे हैं। सर, आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था हम पूरी कोशिश करें कि डाटा को किसी डब्बे में बंद करें ताकि हमें पता चले कि हमारा तीर सही निशाने पर लग रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमने स्टार्ट किया इसको आज से, वैसे जुबैदा भाई रंगून वाले ट्रस्ट वाले हमारे साथ शामिल हुए इसमें। जी जी। और WMO को हमने ऑन बोर्ड ले लिया। डेटा में इस वक्त मेरे पास 3.5 लाख का डेटा तो कंप्लीट हो गया है, माशाल्लाह, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब जमातों से 3.5 लाख मेमन आपने जमा कर लिए हैं, बिल्कुल विद डिटेल मेरे पास है, ठीक है। उस पर काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, जमातों में जा रहा है। अब इसके सेकंड फेज़ हैं, फिर थर्ड फेज़ हैं, पूरा प्लान है कि इसके बाद ये इलाकों में कैसे जाएंगे, हम इलाकों से कैसे डेटा लेंगे। अभी तो हमने सिर्फ जमातों से कनेक्ट किया है। अब ठीक है, जब हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे कितने हैं, फिर पता चलता है वो मेमन नहीं है। फिर एक हमारे पास ये भी आया कि वो 3 जगह में रजिस्टर्ड है, तो लोग अवॉइड करते हैं बताने के लिए। तो हम सबको फेस करते हुए निकलते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी आ रही हैं, लेकिन हम उसको सेट करते जा रहे हैं ताकि वो पता चल जाए हमें कि कितने लोग हैं। बहुत सारे, मैंने जैसे आपको बोला, एक ही आदमी 2 जगह भी रजिस्टर्ड है, एक आदमी के 4 भाई एक जमात में रजिस्टर्ड हैं, एक भाई जाके जयपुर में रजिस्टर्ड होगा। ये कैसे हो सकता है? तो ये चीज़ें आ रही हैं, फिल्ट्रेशन जिसे कहते हैं, तो ये चल रही हैं। तो हम उसके टीचिंग प्रॉब्लम को पहले सेट करते जा रहे हैं कि उनको कैसे मैनेज करते जाएं। फिर हम उसका ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली ट्री कैसे आ जाएगी। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी चेंजिंग आती जा रही हैं, वो भी डे टू डे हो रही हैं। और फिर यही सॉफ्टवेयर सब जमातों के पास भी जाएगा, वो तैयार हो गया है। और यही ऐप भी जमातों के पास जाएगी कि वो आदमी अपना ऐप पे खुद ही अपनी जमात को लिखेगा, जमात वेरीफाई करेगी, तो वो ऑटोमेटिकली डेटा आपके मेन लूप में आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। तो गुड, ये अच्छा है। और लेकिन IT के शोबे से पूरी तरह आप इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन IT की ट्रेनिंग में भी फेडरेशन एक अरसे से इस पे काम हो रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक अरसे से जो है वो जुनेद डोजकी और उनकी टीम, खास तौर पे मैं शफी साहब को भी मैं दाद देना चाहूँगा इस मौके पर कि उन्होंने बड़ा सुथरा काम किया है और IT में एक बूम ले आए हैं कम्युनिटी के अंदर। आप समझते हैं, और आपके आने के बाद कुछ और नई इन्वेंशंस भी इसमें आई हैं जो नज़र आ रहा था, क्योंकि आपका खुद भी बैक एंड से शोबा IT का रहा है। कैसे देखते हैं सॉफ्टवेयर के इस इम्पैक्ट को? अभी हम जा रहे हैं पूरी मेमन फेडरेशन को इसको रजिस्टर्ड कराने टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड में सर्टिफिकेशन के साथ, क्योंकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसकी एक सर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। हम पढ़ाते हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। लास्ट 700 बच्चे हमने कराए, जिसमें से 355 की जॉब हमने देखी कैसे हुई, हमने उसको कराई भी। और जो नहीं कर सके उनके इश्यूज़ भी हमने सॉर्ट डाउन करने शुरू किए कि उनको कैसे मसला है। तो हम बिल्कुल एक एक चीज़ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं कि खाली कराना नहीं है, देखना है उसके बाद फ़ायदा क्या है और उसके बाद उसको क्या सीखना है, उसके बाद उसको क्या फ़ायदा होगा, वो भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत माइन्यूट डेडिकेशन के साथ काम है ये। अभी जैसे एक हम चीज़ सिखा रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐसा कहूँगा कि मैंने ये देखा है कि पूरे कराची के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो लोगों को सही पढ़ा सके, माजरत के साथ।
और मैं कहूँगा मेमन आपके तवज्जुह से, टीवी के तवज्जुह से, कि काइंडली आप मेमन फेडरेशन की आईटी कमेटी से ज़रूर रब्ता करें, जो भी आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी सीखने की हैं जिसके तो कंप्यूटर ही अवेलेबल नहीं है तो लोगों के पास, और वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मुझे अफसोस होता है इन चीज़ों का कि लोग कह रहे हैं मैं 3-5 हज़ार बच्चे पढ़ा दूंगा। मेरे को एक फ़ोन आया कि हम ऑनलाइन 1200 बच्चे पढ़ा रहे हैं। मैंने बोला यार ज़कात के पैसों से, मैंने बोला आप गलत कर रहे हो। 1200 बच्चे अगर जो ऑनलाइन है, यानी उसके पास कंप्यूटर है, उसके पास नेट की सहूलत है, तो आप उसको ज़कात से नहीं पढ़ाओ, आपकी मेहरबानी होगी, ठीक है। मैंने बोला मैं वो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिसके घर में कंप्यूटर नहीं है, जिसके कंप्यूटर घर में इंटरनेट नहीं है, ठीक है ना, उसको आप फैसिलिटेट करो तो मुझे समझ आती है। आप 1200 बच्चे, मुझे आके कोई बोलता है कि मैं पढ़ाता हूँ ज़कात के पैसों से, तो उस बच्चों को पढ़ा रहे हो जिसके पास कंप्यूटर भी घर में है, जिसके पास नेट भी है, जिसकी फ़ीस महीने की दे रहा है वो। तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। और हम इस वक्त इंशाल्लाह आपको बताऊं मेमन फेडरेशन के अंदर उस लेवल के कंप्यूटर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बच्चे को कम से कम $3000 मिलने। पहले वो ग्राफिक्स सीख जाए, ग्राफिक्स के बाद सेकंड लेयर क्या है, थर्ड लेयर क्या है, उसका आगे विजन किधर जाएगा। तो हमारा इस वक्त यही है कि हम एक चीज़ सीख रहे हैं लेकिन उसको पता ही नहीं उसे करना क्या है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा तमाम बच्चों से जो आईटी में काम करना चाहे मेमन फेडरेशन से रब्ता करे, दे विल गाइड यू। हम मिलके गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए और आगे कैसे जा सकते हैं। आखिरी सवाल से पहले सेकंड लास्ट सवाल, जमातों का किरदार, इस पर हमेशा आपका क्वेश्चन मार्क रहा है। जब भी हम मीडिया के हवाले से सवाल करते हैं कि जमातों का से सेटिस्फेक्शन कितनी होती है फेडरेशन की, या वो जो लाइजन हम चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करता है मरकज़ जो है वो अपनी जमातों से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्या अब वो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी फुलफिल हुई हैं? नहीं, उसे हमें समझ आ गई क्या करना है। ऐसे नहीं होगा। मैंने देखा अभी, जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, हमने एजुकेशन के लिए कहा कि भैया मेरा करियर गाइडेंस करनी है, हम लेटर लिख रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। फिर हमने कहा भाई आप मुझे बताओ आपके बंदा कौन है जो एजुकेशन देखता है। फिर हमने उन सबको बुलाया। जब उन सबको बुलाया तो उन्होंने बोला हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि जमातों के हमारे पास तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आ जाते हैं मीटिंग में, वो सुनते हैं चले जाते हैं, ठीक है, कन्वे नहीं होता है। तो कन्वे करने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है कि अब जो डिपार्टमेंट का है ना, हम उसको बुलाते हैं अब सही कि भाई अब आपने इसे करना है, ये चीज़ अपने बच्चों को लानी है और ये बच्चों को इधर लाना है। तो अब हम समझ गए कि उनको कैसे मैनेज करना है, पहले हमें समझ नहीं थी, मैं ये कह सकता हूँ। आपने एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट कर लिया आपने कि किससे हमने रब्ता करना है, किसको हमने इस लूप के अंदर लेना है। करेक्ट। बहुत शुक्रिया। लेकिन इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए मोहतरम असद अयूब की तरफ जाऊँ, दी मेमन टीवी की तरक्की और अली गोडल साहब के जो विज़न है, जिस अंदाज से आज आगाज़ में ही हमें बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमारे बहुत अच्छे दोस्त मोहम्मद असद अयूब ने दिया, क्या कहेंगे शब्बीर हारून के एक अरसे से आप भी देखते चले आ रहे हैं हमारी इस कोशिश को, इस काविश को मेमन टीवी की? मैं कहूँगा देखें, अली गोडल ने इसको बना तो बहुत अच्छा दिया। इसकी क्वालिटी जैसे अभी सर ने बताया माशाल्लाह से सारा, बहुत मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, इसके व्यूज़ को, विजन को, सब चीज़ को। ये इसको आगे क्यों नहीं लेके जाता है जाए हमें, मतलब प्रॉब्लम ये है। मैं अली से सिर्फ एक बात बोलूँगा, आपको सबके साथ बैठ के प्रपोजल्स तैयार करने चाहिए, हम क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कम्युनिटी का चैनल होना चाहिए, कैसे हो सकता है एक प्रपोजल हो, हम उसके लिए कैसे वर्किंग कर सकते हैं। देखें, 2 आदमी ये काम नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी आपको बोला एजुकेशन में मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने टीम बनानी शुरू की, लोगों को डाला कि यार इसको कैसे करना है। तो मैं अली से सिर्फ कहूँगा इस लेवल तो एक तो पहुँचा दिया, लेकिन इसका आगे लेवल क्या है। सर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा भाई, शबीर भाई ने बहुत अच्छी बात की, और मैं क्योंकि इस शोबे से खुद ताल्लुक़ रखता हूँ, मीडिया के हम और आप इस प्रोग्राम्स का हिस्सा होते हैं। शबीर भाई, मैं ये चाहूँगा कि जैसे आपने अपनी फेडरेशन की जानिब से कहा कि मेमन कम्युनिटी इस चैनल को लीड करे और उसको ओन करे, यकीनन करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखें किसी भी चैनल का कोई सीईओ या कोई होस्ट हो, वो फाइनेंशियली थोड़ा सा मार खाता है। मैं ये चाहता हूं, मैं इस मेमन टीवी पर देखता हूं कि माशाल्लाह हमारे फयाज़ भाई भी आते हैं फलकनाज से, हमारे इरफान वाहिद भाई भी आते हैं जीएफएस से, आप आते हैं, और दीगर अल्लाह ताला ने बड़े बड़े नाम दिए इस मेमन कम्युनिटी को। मैं चाहूँगा अली कोडेल भाई कि इस चैनल को आप लोग खुद ओन करके इनको आगे मज़ीद और इनके साथ अपना ताउन करें, ताकि ये अपने आप को और अपग्रेड करके और बड़ी सतह पे जा सकें। मैं वही आपसे यही कह रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था, दें और देखें होता क्या है, विजन कौन देगा?
अब उस कंपनी का सीईओ ने देना है कि जी मेरा ये प्रोग्राम है, मैं ये चाहता हूँ, ये चीज़ है, ऐसी क्लिक हो सकता है कि नहीं। देखें, जब तक हम विजन नहीं क्रिएट करेंगे, आइडिया क्रिएट नहीं करेंगे ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जा सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द टारगेट कि मुझे क्या करना है, ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि हमें इस लेवल तक जाना है, ये चीज़ें करनी है। अब मैं आपके सेंसेस का बोला ना, मैंने अगले 2 साल का प्लान दिया हुआ है कि हमें क्या क्या करना है। मैं हूँ नहीं हूँ, लेकिन प्लान है उधर कि ये ऐसे होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो प्लान बनेगा, फिर एक बजट डिसाइड होगा, फिर एक इम्प्लीमेंटेशन टीम तैयार होगी, जब जाके काम तो अल्ताफ़ भाई, मैं ये ख्वाहिश करता हूँ, बल्कि ये दुआ भी है रमज़ान के इन लम्हात में, कि आइंदा जब आने वाले साल में मेरी दुआ है कि अल्लाह से मैं जब इस लाइव स्ट्रीमिंग में आऊँ, ट्रांसमिशन में आऊँ, तो ये द मेमन टीवी HD TV जो हमें सैटेलाइट टीवी पे नज़र आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात की कि और एक चीज़ और कहूँगा, बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मीडिया को बायस नहीं होना चाहिए, मीडिया को वन वे नज़र नहीं आना चाहिए। नेगेटिव भी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। देखें, क्रिटिसिज्म नहीं होगा, जब मैं भी कर रहा हूँ काम, गलती भी होंगी, ठीक है। आप क्रिटिसाइज करोगे तो मुझे समझ आएगी ना, तो वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप अगर उसको, हर चीज़ को हम पॉजिटिव ही करते जाएंगे, वो भी सही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम इसको प्रोफेशनली एक प्लान दें, इसको सोचना चाहिए प्रोफेशनली कैसे होगा ये काम। एक आदमी के बस का काम नहीं है, बिल्कुल सही, ये टीम चाहिए आपको। तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए, मीडिया में आने के लिए आपको 4 सीट मिल जाएंगे जो प्रोफेशनल मीडिया में आना चाहेंगे, ठीक है। तो लेकिन आपको वन साइड होके सोचोगे, कभी नहीं होगा। ऐसे असद भाई, इस मौके पर एक सवाल ज़रूर बनता है आपसे। आपका कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है और कमोपेश एक अरसे से आप कम्युनिटी के तमाम महफिल का हिस्सा रहते हैं। कम्युनिटी की सोशल एक्टिविटीज़ से भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, शबीर हारून साहब। कैसे देखते हैं मेमन कम्युनिटी की सोसाइटी के लिए खिदमात? क्योंकि मेमन कम्युनिटी ने कभी भी सिर्फ और सिर्फ मेमन कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया। इनके तमाम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बहुत सारी ऐसी जगह जो है वो तमाम ही जमीउल मुस्लिमीन, बल्कि बिला तफरीक रंग व नस्ल व मज़हब अपना किरदार अदा कर रही हैं। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी कम्युनिटी को, बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मेमन कम्युनिटी के हवाले से देखा जाए तो आप, मेमन कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत की तरह शामिल है इस पाकिस्तान में। चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे दीगर शोबाजात हो, मेमन कम्युनिटी का हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ासा, एक अहम किरदार हर शोबे में नज़र आता है, चाहे सियासी हवाले से हो, मज़हबी हवाले से हो, माशी हवाले से हो। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेमन कम्युनिटी के इन कामों में अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फ़रमाए, और बिलखुसूस मेमन कम्युनिटी को अल्लाह ताला इतनी इस्तात अता फ़रमाए कि ना सिर्फ मेमन कम्युनिटी बल्कि पूरे पाकिस्तान की हर शोबाजात से, हर मसलक से, हर मज़हब से, हर ज़ात पात से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम शख्सियात के लिए अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए। लेबिलबाब, इन तमाम आखिरी की जो बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन हुई, इसका ये है कि हमें प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाने के लिए तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह का पहलू निभाना होगा, और इसी से हमें आगे भी चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर हारून साहब आपका आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। और इससे पहले मैं नात की तरफ जाऊँ, आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आखिरी इस कलाम के साथ इसका इख्तिताम भी करें। शबीर हारून भाई से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि माशाल्लाह मैं मदीने शरीफ के लिए जा रहे हैं। तो मेरी दिली दुआ कि अल्लाह इनके सफ़र को आसान फरमाए, और जब ये हुजूर की बारगाह में पहुँचे तो हमारा भी सलाम और दुआएं हुजूर की बारगाह में पेश फरमाएं कि अल्लाह ताला जल्द हमें भी वहाँ के सहार व इफ्तार मदीने शरीफ में, मक्के शरीफ में नसीब फरमाए। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, शबे फुरक़त से दिल
याद आ रहा है, आका मदीना आपका याद आ रहा है। नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे। निगाहों को खुदा याद आ रहा है, निगाहों को खुदा याद आ रहा है। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। बुलाएंगे तुझे भी सरवरे दी, बुलाएंगे तुझे भी सरवरे दी। दिले महमूद क्यों घबरा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया गए रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है।